हेलो बच्चों, जेई मेंस 2025 का जनवरी अटेम्प्ट ओवर हो गया है एंड आई होप कि आपका वो एग्जामिनेशन अच्छा गया होगा। अगर मेंस से हमारा जिसे बोलते हैं टेंशन खत्म हो गया है, नाउ वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन एडवांस। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो जेई एडवांस की प्रिपरेशन अब स्टार्ट करना चाहते हैं एंड समहाउ उन्होंने अभी तक केवल मेंस के लिए ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे और एडवांस के लिए नहीं किए थे। तो डेफिनेटली एडवांस के क्वेश्चन में डेप्थ ज़्यादा होता है। तो अब उन्हें एक ऐसे कोर्स की तलाश है जहां पे वो अपना बचा हुआ टाइम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ कर पाए, सो दैट जो भी ये लिमिटेड टाइम बचा है उसमें वो अपना बेस्ट पॉसिबल रैंक लेके आए। इसी चीज़ के लिए टीम कंपटीशन लेके आया है एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट पे आधारित कोर्स एंड दैट इज़ एबीसी, दैट इज़ एडवांस्ड ब्रिज कोर्स। तो ये पर्टिकुलरली जेई एडवांस 2025 के लिए है और ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक मेंस बेस्ड क्वेश्चन ही किए, एडवांस वाले जो क्वेश्चन हैं वो नहीं किए हैं। तो एकदम एडवांस पे ट्रांजिशन होने में बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत आएगी, वो बहुत सारा टाइम वेस्ट करेंगे, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत दिनों से बच्चों का ये बेसिकली रिक्वेस्ट था कि कुछ ऐसा कीजिए कि हम इस गैप को फिल कर सकें। तो उसी के लिए टीम कंपटीशन ने बहुत रिसर्च करने के बाद, एक एक फैक्टर को कंसीडर करने के बाद ये बैच लॉन्च किया है, दैट इज़ एबीसी। आई विल कॉल इट बैच एबीसी। एबीसी मतलब एडवांस्ड ब्रिज कोर्स। तो इस कोर्स का बेसिकली पर्पज़ क्या है? तो इस कोर्स का पर्पज़ ये है कि अगर जेई मेंस की बच्चे ने प्रिपरेशन कर रखी है, वहाँ की तरफ से वो टेंशन फ्री हो गया है और उसे अब एडवांस तक जाना है, तो एक ब्रिज प्रोवाइड करना कि इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको ट्रांजिशन कैसे कर सकता है एक बच्चा स्मूथली, सो दैट कि चलो मेंस में तो इसका एक मिनिमम सिक्योर हो गया, अब वो एडवांस में कैसे बेस्ट पॉसिबल रैंक ला सकता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, क्योंकि इस बैच में क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे आधारित है, कैसे हम रन करेंगे और क्या क्या बच्चों को प्रिपरेशन करते समय अपने दिमाग में रखना चाहिए, एडवांस की प्रिपरेशन करते समय क्या क्या उनके दिमाग में चलना चाहिए, वो सब बारे में हम इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो कोर्स के पर्टिकुलर्स की बात कर लेते हैं। कोर्स का जो नाम है दैट इज एडवांस्ड ब्रिज कोर्स या बैच एबीसी। पर्पस इसका क्या है? स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम मेंस टू एडवांस्ड प्रिपरेशन। मतलब मेंस से एडवांस में जो प्रिपरेशन में जंप आता है उसको स्मूथन करना, ये ठीक है, ताकि बच्चे को जैसे बोलते हैं एकदम बहुत झटका ना लगे। इसका स्टार्टिंग डेट है 6 फरवरी 2025। जो कोर्स की फीस है दैट इज़ 2999। जो इसमें रिफंड पॉलिसी है वो सेम है जैसा हमारे कैट्स बैच में। तो कैट्स और ये एक अलग अलग बैचेस हैं और दोनों का पर्पस भी अलग अलग है। तो दैट कंपैरिजन ऑल्सो आई विल डू इन लेटर स्लाइड्स। तो अगर आपका जेई मेन परसेंटाइल 98 आया है किसी भी जेई में, चाहे वो जनवरी में आए हो चाहे अप्रैल में आए, या फिर अगर आपका एडवांस में जो CRL है वो 25,000 के अंदर अंदर है, तो हम इसकी फ़ीस रिफंड कर देंगे लेस GST। मतलब अगर किसी बच्चे ने फ़ीस पे कर दी है तो 2541 इतना फ़ीस उसको वापस मिल जाएगा। जो फ़ीस वापस मिलेगा ऑफ कोर्स वो जेई एडवांस 2025 के रिजल्ट के बाद मिलेगा। ये ठीक है, ताकि हम एक टाइम पे सभी बच्चों को जब हमारे रिसोर्सेज फ्री हैं तब हम ये चीज़ प्रोसेस कर सकें। तो इसके आगे चलते हैं। फैकल्टी जो वीडियो लेक्चर्स है वो कौन कौन बनाएगा? तो नीरज सैनी सर हैं, आलोक सर हैं, अमित विजानिया सर हैं एंड आई विल बी मेकिंग वीडियोस फॉर मैथमेटिक्स। अमित विजानिया सर फिजिक्स के बनाएंगे, NS सर और AL के सर ऑफकोर्स केमिस्ट्री के बनाएंगे। तो क्लास शेड्यूल्स जो होगा, मतलब जो हमने इसमें क्लास का जो शेड्यूलिंग किया है वो बेसिकली 20 अप्रैल 2025 तक किया है। तो उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। बेसिकली अभी से लेके 31 मार्च तक रन होगा, फिर 1 से लेके 10 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक मेंस के लिए छोड़ा जाएगा बच्चों को खाली। फिर 10 से 20 के बीच में जो 10 दिन आएंगे वहाँ पे भी क्लास शेड्यूल होगा। उसके बाद मतलब क्लास शेड्यूलिंग खत्म हो जाएगी, बट टेस्ट वगैरह वो चलता रहेगा। वो तो फिर जब तक जेई एडवांस नहीं हो जाता है तब तक यू विल बी केप्ट इंगेज्ड विद टीम कंपटीशन। जो कोर्स का एक्सेस है वैसे तो 18 मई को ही ख़त्म हो जाएगा जेई एडवांस, बट उसके बाद भी बहुत सारे पेपर और होते हैं, जैसे बिट सेट होता है, इस तरह के बच्चे और एग्जामिनेशन देते हैं। तो इसलिए जो इस बैच का एक्सेस है वो 30 जून तक रखा जाएगा। वो तब तक वो सारे रिसोर्सेज बच्चा अवेल कर सकता है। किसी भी तरह की इंक्वायरी है इस बैच से रिलेटेड, वैसे तो मैं इस डिटेल में अभी डिस्कशन करूंगा, फिर भी उसके बाद भी अगर कोई इंक्वायरी बचती है तो आप इन नंबर्स पे बात कर सकते हैं, टेट्रा 8 टेट्रा 021 या फिर 7410 900।
और लास्ट में 901, 906, 907 इनमें से किसी भी नंबर पे आप बात कर सकते हैं। अगर इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर जो एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे एडू कॉम्पिटिशन के नाम से, वहाँ जाके भी आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं। वेब पे अगर रजिस्टर करना चाहते हैं online.competition.com, यहाँ जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इस कोर्स में ऑफ कोर्स जो कोर्स है उसके अंदर बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी हैं। फीस तो केवल 3000 लिया गया है, बट वी वांट कि जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है उसके साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें साथ में चली होंगी। मतलब वो एडवांस की तैयारी कर रहा है, बट ऑफकोर्स मेंस 2 भी आएगा, उसका भी टच उसे लूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भले आपका परसेंटाइल एक बहुत अच्छा हो गया हो, फिर भी एग्ज़ाम देने में क्या दिक्कत है। मेंस का जो दूसरा एग्ज़ाम है उसमें अगर परसेंटाइल और बेटर होता है तो इट्स गुड। और या फिर बिट सेट का कोई एग्ज़ाम दे रहा होगा बच्चे, या फिर जो एक्स्ट्रा सिलेबस है, इस तरह की 50 टेंशन बच्चों के साथ होती है। तो वैसे तो देखो थियोरटिकली जिसे बोलते हैं ना कि बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट तो क्या करते हैं कि सारी चीज़ों को अलग 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 करके वो सेल करते हैं, बट वी आर नॉट डूइंग दिस। वी वांट कि अगर एक स्टूडेंट आया है तो उसका जो पूरा टाइम है वो हमारा जिसे बोलते हैं ना अपने वैल्यू एडिशन में जाना चाहिए, अपनी नॉलेज इन्हेंसमेंट में जाना चाहिए। उसका टाइम जिसे बोलते हैं नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ जिसको बोलते हैं, उसमें नहीं जाना चाहिए कि वो कोर्स हंट कर रहा है, ये ठीक है, वो ढूंढ रहा है कि ये अच्छा है वो ख़राब है। इस तरह की चीज़ों में रिसोर्स गैदरिंग में फिर उसको पता लगा ये तो रिसोर्स ऑप्टिमम है ही नहीं, या फिर ये बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है, इस तरह में टाइम वेस्ट उसका नहीं होना चाहिए। तो इसलिए तो हम तो जैसे बोलते हैं कि ऐसा नहीं कि बाकियों की तरह हमने दाल अलग दे दी, फिर नमक अलग दे दिया, फिर मिर्च अलग दे दी, ऐसे करके हम दाल को बेच रहे हैं। हमने तो पूरा दाल बना के एक दिया है बच्चे के सामने। दो इट डज़ नॉट मेक एनी बिजनेस सेंस, बट हमारे लिए स्टूडेंट फर्स्ट पॉलिसी है कि जो बच्चा है उसका जो भी बेनिफिट है वो सर्वोपरि है। मतलब एक जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है वो परेशान नहीं होना चाहिए, उसको सारा कुछ एक ही जगह पे मिलना चाहिए जो जो भी उसके दिमाग में चल सकता है। तो इसमें हम बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज देने। सबसे पहले तो 20 UTS है, अल्टीमेट टेस्ट सीरीज़ के जो मेंस लेवल के फुल सिलेबस टेस्ट हैं। तो इन 20 टेस्ट में जो हमने इसका प्लानर बनाया है उसमें 10 टेस्ट तो हम ही शेड्यूल करेंगे। मतलब जो आपको कोर्स प्लानर दिया जाएगा उसमें 10 टेस्ट तो शेड्यूल्ड फॉर्म में मिलेगा आपको। अगर कोई बच्चा 10 टेस्ट करके भी जाता है अप्रैल अटैम्प्ट के लिए, जिसमें अभी मतलब 8 वीक के आसपास हैं, तो फिर आराम से उसकी प्रिपरेशन मेंस की अच्छी रहेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि टच लूज कर जाएगा। बट फिर भी कोई बच्चा और अच्छा करना चाहता है तो जो बाकी के 10 अनशेड्यूल्ड टेस्ट है वो चाहे तो दे सकता है। अच्छा, इस टेस्ट की अपनी कॉस्ट ही 450 रुपये, दैट इज इंक्लूडेड इन दिस फीस। और ये फीस भी जो मैंने अभी इसका बोला है ये ठीक है, इसमें आप पैसे से पे कर सकते हो, दैट इज 2999, या सिंसियरिटी से पे कर सकते हो। सिंसियरिटी से पे करने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी इस कोर्स को फॉलो करता है तो 98 परसेंटाइल तो बड़ी आराम से लाया जा सकता है। 98 परसेंटाइल का मतलब क्या है कि 25-26 हज़ार रैंक तो आराम से लाया जा सकता है। तो सिंसियरिटी से भी पे कर सकते हैं या फिर पैसे से पे कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, ठीक है। इसके अलावा हम AXL बैच और उसको देंगे। AXL बैच क्या है कि जो मेंस में सिलेबस नहीं है, जो एडवांस्ड के अंदर जो सिलेबस है, बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है वो भी ना कर रखा हो, तो वो उसको कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े, इसलिए एडवांस्ड एक्स्ट्रा लेक्चर AXL बैच का एक्सेस भी हम उसको फ्री देंगे, जिसकी अपनी कॉस्ट 999 है, ठीक है। फिर एक PYQ एक्सप्रेस, अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मेरा मेंस तो अच्छा चला गया बट और भी अच्छा जा सकता था अगर मैं इन 3 चैप्टर में और प्रैक्टिस कर लेता, तो कम टाइम में ज़्यादा एक्सपोजर देने के लिए एक हमने इनोवेटिव कोर्स लॉन्च किया है PYQ एक्सप्रेस, जिसमें मैथ का 999 का है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का 699 का है। तो इसका जो टोटल कॉस्ट है दैट इज़ 2397। ये भी इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री है, ये ठीक है, अगर कोई बच्चा थोड़ा सा पॉलिश करना चाहता है अपने मेंस को। फिर उसके बाद एडवांस टेस्ट सीरीज़ है जिसके अंदर 15 टेस्ट हैं हमारे, ये ठीक है, फुल JEE पैटर्न के 15 टेस्ट हैं। अब इनमें से 5 टेस्ट तो अभी से लेके मेंस 1 के बीच में, मेंस 2 के बीच में होगा। देखो वो तो हमने शेड्यूल नहीं किया है, कोई बच्चा अगर टाइम निकाल के वो करना चाहे तो वो कर सकता है, मतलब उसके पास अवेलेबल रहेगा, बट हमने जो प्लानर है उसमें शेड्यूल नहीं किया है, क्योंकि अभी तो वैसे भी जो पढ़ाई होगी वो चैप्टर वाइज पढ़ाई होगी। ये जो ATS है ये फुल सिलेबस टेस्ट है। 10 टेस्ट इसके मेंस 2 और एडवांस के बीच में होगा, वो टेस्ट आपको शेड्यूल फॉर्म में मिलेगा। ऑफकोर्स जब तक आपका भी सिलेबस फिनिश हो गया होगा तो यू विड बी इन ए पोजीशन टू गिव एडवांस का फुल सिलेबस टेस्ट। चाहें तो उस टाइम पे ये जो 5 टेस्ट अभी वाले हैं वो आप वहाँ पे एज ए प्रैक्टिस टेस्ट भी दे सकते हो। 10 टेस्ट तो आपको लाइव मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली, ये ठीक है। इसके अच्छा, इसकी अपनी कॉस्ट फिर वापस 999 है।
फिर बिटसेट बहुत सारे बच्चे देते हैं, तो BTS जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी इसके अंदर फ्री मिलेगा, जिसके अंदर 20 टेस्ट्स हैं ये, ठीक है, बिट्स के, तो जिसकी अपनी कॉस्ट अगेन 999 है। ये भी इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री या फ्री बोल सकते हैं। फिर कुछ बच्चे अगर WBJE देना चाहिए, MSCET देना चाहिए, UGEE देना चाहें, तो उससे रिलेटेड टेस्ट विल ऑल्सो बी कंडक्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू पीपल। तो मतलब ये इतना सारा फ्री है, मतलब इसको फ्री बोलना थोड़ा सा अजीब लगेगा। ये बच्चे की कन्वीनियंस के लिए है कि उसको कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े, उसका 1 घंटा भी वेस्ट ना हो। मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज इन द डैशबोर्ड ऑफ टीम कंपटीशन, कि आप अपनी सारी प्रिपरेशन यहीं से कर सकते हैं। बस क्या चाहिए आपकी तरफ से? सिंसियरिटी एंड हार्डवर्क चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आप कोई भी हाइट अचीव कर सकते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले कोर्स फीचर क्या है, इसमें रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर मिलेंगे। अच्छा, लेक्चर के अंदर क्या होगा वो सब अभी मैं डिस्कशन करूंगा। फिर टेस्ट मिलेगा फॉर मेंस एंड एडवांस टिल JEE एडवांस, मतलब टेस्ट में UTS भी आ गया, ATS भी आ गया, मेंस लेवल के टेस्ट भी आ गए और एडवांस लेवल के टेस्ट भी आ गए। फिर इसके अपने ABC के अपने चैप्टर वाइज टेस्ट चलेंगे, तो वो 25 टेस्ट अलग हो गए ये, ठीक है। टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन मिलेगा एंड इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा, जो भी टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। एनालिसिस की हेल्प से आप अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर कर सकते हो। आपको ऐसे एक्शनेबल इनपुट मिलेंगे जिन पे वर्क करके आप और अच्छा कर सकते हो। फिर उसके बाद टेलीग्राम डाउट सपोर्ट मिलेगा, 24/7 आप टेलीग्राम पे डाउट पूछ सकते हो। उसके अलावा भी डेली लाइव जूम डाउट क्लास मिलेगा, मतलब लाइव डाउट काउंटर मिलेगा डेली, जहां पे जो भी मटेरियल आपको दिया गया है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो वहां पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर कोर्सेज डिजाइन्ड बाय डिकेड्स एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, मतलब जितने भी फैकल्टी ने ये कोर्स डिज़ाइन किया है उनको 2-3 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है। बहुत इंटेंसिव कॉम्पिटिटिव मार्केट जैसे कोटा है, दिल्ली है, वहाँ पे पढ़ाने का उनको अनुभव है। उन्होंने लाखों बच्चों को देखा है, रैंक टॉप 10 से लेके 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख वाले बच्चों को भी देखा है, और उनकी कमियों के बारे में भी एनालिसिस किया है कि क्या क्या बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। वो सारा जो एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली आपको इसमें रिफ्लेक्ट होगा। यू विल गेट ऑथेंटिक गाइडेंस। ऑथेंटिक गाइडेंस बोलने के लिए इसलिए बोलना पड़ता है कि आजकल की डेट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर यूट्यूब पे ऐसे हैं जिन्होंने, मतलब काफ़ी बच्चों ने तो खुद ही IIT नहीं निकाला हुआ, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन का आइडिया नहीं है, या फिर अगर किसी बच्चे ने निकाला भी है तो उसके पास एक ही केस है अपना, और तो वो जिस भी पर्सपेक्टिव से बताएगा वो अपने हिसाब से बताएगा। बट एक बच्चा जो 100 रैंक पे बैठा हुआ है, 1000 रैंक पे बैठा हुआ है, 10,000 रैंक पे बैठा हुआ है, 30,000 रैंक पे बैठा हुआ है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। उनके लिए क्या चीज़ अप्रोप्रिएट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस। इवन अगर 2 बच्चे 10,000 रैंक पे भी बैठे हुए हैं तो दोनों की जो रिक्वायरमेंट है, दोनों का जो टेम्परामेंट है वो बिल्कुल अलग अलग हो सकता है, और हो सकता है कि उनके लिए जो प्लान ऑफ एक्शन हो वो टोटली अलग हो। तो जैसे JEE मेंस में अभी हो सकता है कि 2 बच्चे हैं, एक दोनों के ही मार्क्स मान लिया 180 आए, बट दोनों के लिए आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो टोटली अलग हो सकता है। हो सकता है कि एक बच्चे की जो प्रिपरेशन जो अभी तक जर्नी है वो एनालिसिस करके आई विल से कि तू कैट्स कर, और दूसरे बच्चे को मैं हो सकता है बोलूँ कि ABC करो, आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सपीरियंस के साथ ही आती हैं। बहुत सारा बच्चों की जो जर्नी देखी हुई है, ये देखा हुआ है कि क्या क्लिक करता है, क्या क्लिक नहीं करता है, यूजली बच्चों के अंदर क्या क्या टेंडेंसीज होती हैं, वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ ही आती, ठीक है। इसके साथ ही यूल गेट स्टेबल टीम। ये आजकल इसलिए बोलना पड़ रहा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट बंद हो रहे हैं, फैकल्टी इधर से उधर जा रहा है, तो एक बार जब कोर्स करा दिया केवल, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। वो जर्नी खत्म नहीं होती है बच्चे की। कोर्स फिनिश करने के बाद भी रिवीजन हो गया, टेस्टिंग हो गया, उसकी एनालिसिस हो गया, प्रॉपरली मेंटरिंग हो गया, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आज की डेट में, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव हो गया, इतने सारे बच्चे सेम IQ के होते हैं कि मतलब इसको हम ब्रॉडली ऐसे बोल सकते हैं कि टॉप 10,000 में आपको मेन IIT में कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। तो उसमें आने का पोटेंशियल लगभग पहले 30,000 बच्चों का होता है, कि जो 30,000 बच्चे उनमें से कुछ छट के पहले 10,000 आ गए, तो जो 18,000 पे बैठा हुआ है, जो 25,000 पे बैठा हुआ है, उसका ये मतलब उसका IQ कम था। हो सकता है कि कुछ केसेस में उसका IQ बेटर भी हो, जो बच्चा 10,000 के अंदर बैठा हुआ है, बट हो सकता है कि उसकी प्लानिंग में कोई कमी रहेगी, उसने कुछ मिस्टेक्स कर दिए हो, उसने कुछ टाइम वेस्ट कर दिया हो, जिसकी वजह से वो 25,000 पे बैठा है, रादर देन ही डिजर्व टू बी इन फर्स्ट 6-7,000। तो जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया है, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एनी टाइम। कि बहुत सारे फॉल से स्टार्ट करते हैं, फिर 10 दिन बाद रियलाइज होता है कि इट इज़ नॉट वर्किंग, फिर वो दोबारा काम चालू करते हो। तो बस
एक बार अगर हमने दोबारा साइकिल चालू कर दी, भले ही हमने 5 दिन लूज कर दिए, तो हमारी रैंक हज़ारों में नीचे आ जाएगी। दिस इज़ फॉर शॉर्ट। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पिछले साल के जाके आप परसेंटाइल देखो, मार्क्स देखो, फिर देखो कि एक एक क्वेश्चन गलत होने पे कितना रैंक का ड्रॉप होता है। मतलब 500 के आसपास कोई है, वो एक क्वेश्चन ज़्यादा करता है तो उसकी रैंक में इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता है। बट अगर कोई 8000 के आसपास है, वो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेता है तो कितनी ऊपर रैंक चली जाती है उसकी, या एक क्वेश्चन वो गलत कर देता है तो वो बाहर हो जाता है। इस तरह की चीज़ें हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी, कि आपको एक सिस्टमैटिक चीज़ें मिलें, कि आपको वो टेंशन ना हो कि फैकल्टी कौन आ रहा है, फिर हम पीछे घूम रहे हैं कि कब खुलेगा, ताले लगे हुए हैं, इस तरह की चीज़ें ना हो। या फिर एडटेक में भी, ऑनलाइन में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए, बंद हो गए, कोई टीचर चला गया, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलेंगी। वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग फॉर 5 ईयर्स। हमने 5 कॉन्टीन्यूसली साइकिल निकाली हैं, और एवरी साइकिल में जो भी लर्निंग है उसको हमने नेक्स्ट साइकिल में इम्प्लीमेंट किया है। तो चीज़ें काफ़ी स्मूथन है, ऑपरेशंस बिल्कुल जिसे बोलते हैं अलाइंड हैं, बिल्कुल स्ट्रीम लाइंड है, सो दैट एक बच्चे का जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से उसकी बेस्ट पॉसिबल रैंक आए। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि एक 500 की पोटेंशियल वाला बच्चा अगर किसी सिस्टम में जाए और उसे मान लिया उसके हिसाब से कस्टमाइज्ड इनपुट ना मिले, तो हो सकता है उसकी रैंक 6000 आ जाए। अब 6000 आने पे हो सकता है वो खुशी हो जाए, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि उसकी रैंक 500 भी आ सकती थी उसके आईक्यू के हिसाब से। तो हो सकता है वो 6000 में भी खुश हो, और वो ये भी मान लें कि चलो इंस्टीट्यूट की वजह से मैं सेलेक्ट हो गया। बट वो जब आईआईटी में जाएगा, जब वो बैठ के देखेगा कि जो उसके आसपास वाले उसकी ब्रांच वाले बच्चे हैं उनसे तो मच बेटर है, फिर वो देखेगा कि उसकी आईआईटी में जो बच्चे के पास सीएस है, या फिर जिस बच्चे के पास मान लिया इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, उनके साथ उसका आईक्यू मैच करता है, देन ही विल रियलाइज कि व्हाट ही हैज़ लॉस्ट। जो भी आपकी ये परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे अगले 30-40 साल का करियर डिपेंड करता है। हमें इतनी सीरियसनेस समझ में आनी चाहिए, इसलिए वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट इवन ए सिंगल डे अभी से लेकर एडवांस तक। ये बिल्कुल माना जा सकता है कि 1 साल, 2 साल या 3 साल की तैयारी करने के बाद काफ़ी फैटीग आ जाता है, बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो रिजल्ट है वो अभी नहीं आएगा, वो आपको जेई एडवांस देने के बाद ही आएगा। तो अभी से लेकर एडवांस तक का जो टाइम है वो भी फुल्ली यूटिलाइज करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसी के साथ अदर एग्जामिनेशन हेल्प वन स्टॉप सोल्यूशन, जैसा मैंने बोला कि जो बच्चे दूसरे एग्जाम देते हैं, मेंस को साथ में लेके चलना है, ये ठीक है, एक्स्ट्रा टॉपिक करने हैं, इन सब का टेक केयर किया गया है ताकि बच्चे को और कहीं ना भटकना पड़े, एक ही जगह आए। और अगर वो जो भी उसके पास अगर एक दिन में 12 घंटे अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए, तो 12 घंटे वो पढ़ाई ही करे। प्रोडक्टिव 12 आवर्स होने चाहिए उसके। ऐसा ना हो कि वो इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहा है, लोगों से ऑनलाइन बैठ के राय पूछ रहा है कि ये कोर्स लूँ, वो कोर्स लूँ, वहाँ मतलब एक एक दिन में अगर एक एक 2-2 घंटा उसका वेस्ट होता है। प्लस अगर मैंने मान लिया किसी ऑनलाइन एक्टिविटी में 1 घंटा वेस्ट कर भी दिया, ठीक है, तो उसका जो आफ्टर इफेक्ट रहता है वो और कई घंटों तक रहता है। हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, उससे जो करंट में हमारी चीज़ चल रही होती है उस पर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, तो चीज़ें कम समझ में आती है। तो इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है। इट इज़ नॉट लाइक कि मैं टेलीग्राम पे अगर 1 घंटे किसी से बात कर ली तो वो 1 घंटा ही वेस्ट हुआ है, नहीं, उसने हो सकता है 1 घंटे ने मैं 6-7 घंटे वेस्ट कर दिए हूँ। ठीक है, ऑनलाइन एक्सपर्टीज़ हैं, ऑफ कोर्स वी वर द फर्स्ट वन जिन्होंने पहले यूट्यूब से पढ़ाना चालू किया, और यूट्यूब के ऊपर जो हमारा कोर्स अवेलेबल है उसको पढ़ के बहुत सारे बच्चे टॉप 100 तक में पहुंचे। मतलब दैट काइंड ऑफ क्वालिटी वी हैव डिलीवर्ड। सेम चीज़ ऑनलाइन के अंदर भी है कि जो प्रोसेसेस हैं कि बच्चे का मैक्सिमम भला किस पे हो सकता है, कैसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हर बच्चे की नीड अलग है, हर बच्चे का जिसे बोलते हैं ना थिंकिंग पैटर्न अलग है, प्रिपरेशन लेवल अलग है। एक ऑफलाइन क्लास में बैठ के सबको एक साथ कैटर करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो बिकॉज जैसे मैंने बोला कि कॉम्पिटिशन इतना इंटेंस है, इतनी ज़्यादा चीज़ें टेक्निकल हो गई हैं कि पर्सनल लेवल पे जाके हर बच्चे को अपनी जर्नी एक चार्ट आउट करनी पड़ती है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, इंटेलिजेंसी हैं, यहाँ पे टीम कंपटीशन है वो डिप्लॉय कर रखा है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले कोर्स की कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम इसको डिफिकल्टी वाइज ऐसे बोल सकते हैं। जेई मेंस का मान लिया जो प्रिपरेशन लेवल है वो यहाँ से यहाँ तक चाहिए, जेई एडवांस का यहाँ से यहाँ तक चाहिए। तो ऑफकोर्स कुछ पोर्शन मेंस और एडवांस का ओवरलैप भी होता है। मेंस में मतलब 200 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको अच्छी खासी एडवांस की प्रिपरेशन भी चाहिए होती है, तभी आपके 240-250 मार्क्स आएंगे। या फिर एडवांस के सारी क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि एडवांस के ही हैं। एडवांस के पेपर में भी अगर मान लीजिए 17-18 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 3-4 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएंगे जो मेंस के लेवल के आसपास, या मेंस का जो टफर वाला लेवल होता है। इवन मेंस के नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन भी आराम से मिल जाएंगे। स्पेशली इन 2024
मैनी क्वेश्चन ऑफ मेंस एग्जामिनेशन वाज टफर देन एडवांस के जो क्वेश्चंस थे। एडवांस में काफ़ी क्वेश्चन मेंस के एवरेज क्वेश्चन के लेवल के थे, बट मोटा मोटा ओवर ईयर्स की अगर हम बात करें तो ऐसा है। तो हम एडवांस की प्रिपरेशन को ऐसे बोल सकते हैं कि बिल्कुल जीरो पे होने का मतलब क्या है कि एडवांस में जैसे आईआईटी में बोलते हैं 17,000 के आसपास सीटें, तो आई विल से कि एडवांस एग्जामिनेशन देने का मतलब क्या है कि आप आईआईटी में जाना चाहते हो, तो 17,000 में से अगर बाकी सीटें निकाल भी दें और ढंग की सीट देखें जिसमें रिस्पेक्टेबल बच्चे को मिल रहा हो, उसके इंटरेस्ट का मिल रहा हो, तो 12-13 हज़ार तक कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एडवांस की प्रिपरेशन एक बच्चे ने अगर एवरेज तक की है तो उसकी मे बी CRL 13,000 के आसपास आ जाएगी, ठीक है। और जब वो एक्सट्रीम पे बिल्कुल परफेक्ट हो गया, परफेक्शन की तरफ चला गया, तो टॉप 100 के अंदर CRL आ जाएगी। तो जो हमारा ABC बैच है वो ये वाली रैंक हो गई कि जिसने मेंस बिल्कुल छोड़ा है, वहाँ से लेके एडवांस के ऊपर जो प्रिपरेशन है उसकी ऑन बोर्डिंग पे हो गया, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को पता है कि हम कैट्स भी रन करते हैं जिसमें मतलब कंपटीशन एडवांस ट्रेनिंग सेशंस बोलते हैं। वो बेसिकली एक रिवीजन प्रोग्राम है, वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस बोलूं तो एक लाइन में डिफरेंस ये है कि कैट्स उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान एडवांस के क्वेश्चन किए हैं, और कैट्स उन बच्चों के लिए, सॉरी ABC उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एडवांस के क्वेश्चन कुछ भी नहीं किया, केवल मेंस के ही क्वेश्चन किए हैं। थ्योरी ऑफ कोर्स उन्होंने पूरी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसमें कि अगर मान लिया हमारे मार्क्स ऑलरेडी 210 220 आ रहे हैं तो कैट्स इज ए मच बेटर ऑप्शन डेफिनेटली। और अगर मान लिया हमने एडवांस के क्वेश्चन ही नहीं किए, देन ABC विल प्रोवाइड यू स्मूथ ऑन बोर्डिंग। तो ये इसका मोटा मोटा अंतर बता सकते हैं, ठीक है। आगे ABC की वर्किंग क्या होगी, अब देखो हमें ये समझना चाहिए कि जो थ्योरी है एडवांस और मेंस की वो सेम ही है, सेम ही थ्योरी के ऊपर बिल्ड किया जाता है। जो भी कॉमन चैप्टर है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। बस ये है कि जो एडवांस के क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी डीप थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। क्वेश्चन करने का जो तरीका है, सोचने के लिए हमें इन डेप्थ सोचना पड़ता है। नॉलेज बेस तो हमें वही चाहिए, फॉर्मूले वही चाहिए जो मेंस वाले चाहिए होते हैं। तो अभी इस स्टेज पे थ्योरी पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, ये ठीक है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट डेफिनेटली थ्योरी का क्रैश कोर्स लेके आएंगे, बट वो देखो पागल बनाने वाली बात है। सीधी सी बात ये है कि जिस बच्चे ने 1 2 3 साल में थ्योरी नहीं पढ़ी, वो 3 महीने में कैसे पढ़ लेगा थ्योरी, ठीक है। अच्छा, कुछ पॉइंट आई कैन अंडरस्टैंड कैसे हो सकते हैं कि जिनको हम बोलेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं और वो मेंस में मान लिया नहीं पढ़ाई, तो ऐसी कुछ जो एडवांस कॉन्सेप्ट कुछ है, वो मतलब ऐसे नहीं कि 10% है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ठीक है। वो क्वेश्चन के थ्रू समझाया जा सकता है, वो क्वेश्चन के थ्रू कवर हो जाएगा, बट थ्योरी पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। अगर थ्योरी मान लें कोई पढ़ा रहा है तो फिर वो टाइम पास ही कर रहा है, ऐसे बच्चे का एडवांस में सिलेक्शन नहीं होगा, मैं अभी से लिख के दे सकता हूँ, ये ठीक है। क्योंकि अगर आप थ्योरी पढ़ाओगे तो 1-2 घंटे थ्योरी पढ़ाने से काम चलेगा नहीं, अच्छी खासी थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी, और वो जो टाइम होगा वो बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस में से ही कट होगा। तो इसलिए थ्योरी पढ़ाना लिटरली पॉसिबल नहीं है अगर किसी ने एडवांस की प्रिपरेशन करी है बचे हुए टाइम में। तो क्या किया जा सकता है, अगर किसी बच्चे ने मेंस की तरफ से उसको टेंशन नहीं है, मेंस में उसका रेस्पेक्टेबल स्कोर आ गया है, अगर उसका रेस्पेक्टेबल स्कोर आया होगा तो उसने ऑफकोर्स मेंस के लिए अच्छी पढ़ाई की होगी, उसकी थ्योरी क्लियर होगी। अब एडवांस में क्या है, जिस बच्चे ने एडवांस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है, तो देखो मेंस में तो क्या है कि हम बिल्कुल जैसे बोलते हैं समुद्र है उसकी ऊपर तैर लिए, ये ठीक है। सरफेस लेवल पे ही नॉलेज है तो भी काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे, डीप में हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। हार्डली 2-3 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन मिलेगा पूरे पेपर में जिसमें 2-3 कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। एडवांस के क्वेश्चन में क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन के अंदर देखो कॉन्सेप्ट तो वही है, बट हमें डीप में इसलिए सोचना पड़ेगा कि 2-3 चीज़ें साइमल्टेनियसली उसमें लग रही होंगी, ये ठीक है। तो हम मोटा मोटा ऐसे बोल सकते हैं कि एडवांस का एक क्वेश्चन हमें उतना मतलब सोचना पड़ता है जितना हमें मेंस के 2-3 क्वेश्चन में सोचना पड़ता है। तो एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हो सकता है कि 2 स्टेप में हमें मेंस का एक क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा हो, इस तरीके से हो सकता है। थोड़ा सा डीप में सोचना पड़ता है, तो उसकी हमें आदत होनी चाहिए, ये ठीक है, प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब बच्चा जिसने केवल मेंस के क्वेश्चन अभी तक किए वो सीधा एडवांस के क्वेश्चन करने जाएगा तो मे बी वो 20 क्वेश्चन उठाएगा तो 1-2 ही क्वेश्चन होगा उससे, ये ठीक है। बहुत टाइम लगा क्योंकि उसको वो सोचने की आदत डेप्थ में है ही नहीं, ये ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, डेफिनेटली टाइम किल होता है, और वो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर पाएगा, मतलब जितना टाइम अवेलेबल है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा किए नहीं जा सकते। बट एडवांस भी तो इक्वली कॉम्पिटिटिव है, वहाँ पे भी तो जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का, उतने ही नए क्वेश्चन को
क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, मेंस और एडवांस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मेंस के क्वेश्चंस को हम काफ़ी कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि देखो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और क्योंकि इतने 20-20 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, 10 शिफ्ट ये और 10 शिफ्ट वो, तो पेपर का लेवल भी इजी रखना है, क्योंकि बहुत सारे अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी मेंस के से ही ले रहे हैं। तो मेंस के क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट विस्ट बहुत कम मिलेगा, ये ठीक है, सीधे सीधे से क्वेश्चन मिलेंगे। अगर हमने थ्योरी आती है थोड़ी सी मतलब अच्छी तरीके से आती है, तो हम बहुत अच्छा मार्क्स उसमें ला सकते हैं। एडवांस्ड में क्या है कि उन्हें पूरे साल में केवल 18 क्वेश्चन बनाने हैं एक सब्जेक्ट में, ठीक है। मेंस में तो 500 क्वेश्चन बनाने हैं, एडवांस में केवल 18 बनाने हैं। तो वहां पे इन ऑल द प्रोबेबिलिटी, ये ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर, बट इन ऑल द प्रोबेबिलिटी एवरी क्वेश्चन विल बी ए न्यू क्वेश्चन जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो वहां पे आपको फ्रेश बैठ के ही सोचना पड़ेगा। तो किसी बच्चे को अगर सरफेस लेवल पे ही नॉलेज है, तो वो एडवांस के क्वेश्चनों में भले वो कॉन्सेप्ट जानता हो, उसको क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। हमें उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इसलिए जब ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं जो पहले से नहीं आए हैं, तो हमें डिफरेंट टाइप के जो अलग अलग ट्विस्ट हैं उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी हम इन नए तरह के क्वेश्चन पे फ्रेशली सोच सकते हैं। तो इसलिए एडवांस में भी क्वेश्चन डिफरेंट, मतलब मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की एक्सपोजर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब जो लिमिटेड टाइम है उसमें अगर हम खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करने बैठें, तो ऐसे हो सकता है कि हम टोटली पर सब्जेक्ट केवल 20-20, 30-30 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएँ। ये ठीक है, उसमें भी फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि जब 20 में से मान लिया हमारे 15 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, 18 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो एक अंदर से भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, परफॉर्मेंस और नीचे आता चला जाता है। मतलब जो हमारी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कुछ हमारे मूड पे भी डिपेंड करती है। व्हेन वी आर अप बीट, तो फिर हम बहुत डिफिकल्ट चीज़ भी क्रैक कर लेते हैं। और जब तुमने पेपर में देखा होगा हड़बड़ा गए या कुछ किसी तरीके से डीमोटिवेट हो गए, तो नॉर्मल से क्वेश्चन में बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होने लगती हैं, बहुत ऑब्वियस सी मिस्टेक होने लगती हैं जो नहीं होनी चाहिए, बहुत सिली मिस्टेक होने लगती है। तो इसलिए जो मोराल है वो उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे आएगी। तो इस कोर्स का पर्पज़ क्या है कि आपको इस लिमिटेड टाइम में काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर देना जितना भी पॉसिबल है, ऑफ कोर्स एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जब ही पॉसिबल है जब हम खूब सारे क्वेश्चन करें। तो यहाँ पे प्राइमरीली थ्योरी एज सच अलग से नहीं पढ़ाई जाएगी, क्वेश्चन के थ्रू डेफिनेटली थ्योरी कवर की जाएगी, कि जो अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे थ्योरी का एक पार्ट भी जो हम बोल सकते हैं मेंस प्लस है, वो यहाँ पे कवर होगा। बट मेनली हम क्या करेंगे, अब बच्चे को मतलब हम बोलेंगे असिस्टेड लर्निंग है ये, ठीक है, ऑन बोर्ड करने के लिए असिस्टेड लर्निंग है। उसका मतलब क्या है कि हमने क्या किया कि बच्चे को एक डीपीपी दी 30 क्वेश्चंस की एडवांस लेवल के, उसमें हर तरह के क्वेश्चन होंगे, कॉलम मैचिंग भी होगा, ताकि हर तरह के क्वेश्चन उसको सॉल्व करने की आदत पड़े। बट वो हमने क्या किया, सीधा डीपीपी नहीं दिया, पहले हमने उस डीपीपी का एक जिसे बोलते हैं सोल्यूशन मैप बता दिया। मतलब पूरा मैंने सॉल्व नहीं किया, बट मैंने उसका सोल्यूशन मैप एक एक क्वेश्चन में डिस्कशन कर दिया कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखो हम ये एंगल से देखेंगे, ये इन्फॉर्मेशन हम पकड़ेंगे, ये चीज़ जो लिखी हुई है क्वेश्चन में उसका मतलब ये है। इस तरह की डीपर एनालिसिस दी जाएगी क्वेश्चन में, और हम उसके स्टेप्स बताएंगे कि इसको ये वाली चीज़ लगाओगे तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। आई विल नॉट सॉल्व कंप्लीटली, ठीक है। ऐसे करके वी विल रन डाउन थ्रू दोज 30 क्वेश्चन पहले दिन, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने मान लिया इन 30 क्वेश्चन के सोल्यूशन बताए और तुम्हें अभी दे दें कि तुम सॉल्व कर लो इसको, तो बहुत सारी चीज़ें तो हमें वैसे ही रटी पड़ी होंगी, तो हमारी जो स्ट्राइक रेट है वो बेटर हो जाएगा, ठीक है। बट वी वांट कि आपको थिंकिंग होनी चाहिए, दिमाग पे जोर पड़ना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ये जो वीडियो लेक्चर हम देंगे जिसमें हम उसका सोल्यूशन मैप डिस्कशन करें उस डीपीपी का 30 क्वेश्चंस के, ये ठीक है, उस डीपीपी को हम आपको 2 दिन बाद प्रोवाइड करेंगे। मतलब आज डे 1 हो गया, तो T+2 डेज पे हम बोलेंगे अब आप करो। तो 2 दिन निकलने की वजह से क्या होगा कि चीज़ें काफ़ी डिम हो गई होंगी, ये ठीक है। अब 2 दिन बाद 2 चीज़ें हैं, देखो जो चीज़ हमें समझ में आ गई और याद है, उसमें भी लास्ट स्टेप तक सोल्यूशन निकालना इज़ ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, ये ठीक है। अभी कुछ बच्चे हो सकता है कि ये सोचें कि अगर क्वेश्चन मेरे को पता ही है कैसे सॉल्व करना है तो उसे सॉल्व करने का फ़ायदा क्या है। तो ऐसा ही बच्चा करेगा जिसने कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा मेंस में भी कि क्वेश्चन आते हुए उनसे आंसर नहीं निकल रहे थे, कभी आंसर मैच नहीं कर रहा था, कभी कुछ नहीं हो रहा था। अब ये वाली जो चीज़ें हैं, ये कैलकुलेशन पैटर्न जो हैं, और एडवांस के क्वेश्चन में कैलकुलेशन पैटर्न प्लस थिंकिंग पैटर्न दोनों ही हमें चाहिए होते हैं। तो वो जब तक लास्ट डॉट तक आंसर नहीं निकलता तब तक यू कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। तो जो हमने 30 क्वेश्चन का एक बार जैसे डे 1 पे हमने सोल्यूशन मैप बता दिया एक वीडियो के थ्रू, कि एक एक क्वेश्चन का बता दिया, डिफरेंट एंगल से सोचना बता दिया क्या हम देख रहे हैं।
2 दिन बाद वो आपके बैक ऑफ द माइंड में तो होगा, ईच एंड एवरीथिंग होगा डेफिनेटली, बट जैसे बोलते हैं फ्रंट माइंड में काफ़ी चीज़ें हम भूल गए होंगे, ये ठीक है, तो अच्छी बात है, काफ़ी क्वेश्चन आपको नए से लगेंगे, बट वो जो बैक ऑफ द माइंड वाली चीज़ है दैट विल हेल्प व्हेन यू पुट प्रेशर ऑन योर ब्रेन। जब आप सोचने की कोशिश करोगे तो वो कहीं कहीं से निकल के आएंगे, फिर उसमें से अच्छा इस 30 क्वेश्चन की जो हमने डीपीपी दी है, अगर हम उसमें से 50% भी सॉल्व कर पाए तो आई विल से कि ब्रावो, यू आर डूइंग वेरी वेल, ये ठीक है। अगर हम 15 ही क्वेश्चन रिकॉल कर पाए, उनके आंसर भी अगर हम डिट्टो मिला पाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 30 में से अगर हम शुरू में 10 क्वेश्चन ही कर पाए तो भी इट इज़ ए वेरी गुड स्टार्ट, ये ठीक है। और जैसा मैंने बोला, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि अगर सोल्यूशन बता ही दिया तो फिर तो हो ही जाएगा, तो करके देखना, समझ में आ जाएगा, ये ठीक है। ये बोलना आसान है, ये होगा नहीं, क्वेश्चन बताने के बाद भी नहीं होंगे, किसी में आंसर नहीं मैच होगा, किसी ने बोल के पता नहीं क्या बताया था, यहाँ पे एक स्टेप भूल गया, तब तुम अपने दिमाग पे जोर डालोगे, ये ठीक है। अच्छा, अगर बताने के बाद भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो दैट ऑल्सो एड्स टू आर एक्सपोजर, वो एक्सपोजर में ही ऐड हो रहा है कि मेरे को बहुत सारी थिंकिंग डायमेंशन मिल गई, कम से कम एक स्टार्टिंग पॉइंट तो मिला। वरना बहुत सारे बच्चे क्या होंगे जो जिन्होंने अब तक एडवांस की तैयारी नहीं की होगी, एडवांस के क्वेश्चन अब करके बैठेंगे, वो डीपीपी लेके बस देखते रहेंगे उसको, उन्हें पता ही नहीं होगा स्टार्ट क्या करें, क्वेश्चन ही स्टार्ट नहीं होगा उनसे, तो उनके घंटों ऐसे ही बीत जाएंगे, उस फ्रस्ट्रेशन में उनकी प्रिपरेशन ही बिल्कुल छूट जाएगी, उन्हें लगेगा कुछ नहीं होने वाला। ये जो असिस्टेड लर्निंग है, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन ऑन बोर्डिंग। जब आप धीरे धीरे सोचना चालू करोगे, फिर कभी बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट तुम खुद ही सोच लोगे, हो सकता है कि एडवांस के क्वेश्चन में तो मल्टीपल सोल्यूशन भी हो सकता है आप एक नया सोल्यूशन सोच लो। और ये जो पार्ट है, ये लगातार मैनिपुलेशंस हो गया, थिंकिंग डीप हो गया, ये आपके एक्सपीरियंस में ऐड होता चला जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि शुरू के 3 चैप्टर मैंने किए तो उसका हेल्प मेरे को आगे जाके उन्हीं 3 चैप्टरों में मिलना है। वो थिंकिंग आपको, जो आपने डीप में सोचना सीखा है, वो आपको बाकी के चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि एक बार जब हम फ्लो में आ गए तो फिर तो बच्चा फिर बहुत ज़बरदस्त उसका दिमाग चलने लगता है, मतलब एवरीथिंग इज इनसाइड यू, बस उसको बाहर लेके आना है। तो ये होगा कि हमने एक डीपीपी के पहले आपको सोल्यूशन बताया, उसके अंदर 30 क्वेश्चन होंगे ऑन एंड एवरेज, जैसे लिमिट है तो उसमें ऑफकोर्स थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, क्योंकि या फिर इंटीग्रेशन है तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो पहले उनके बारे में हमने डिस्कशन कर दिया, 30 एडवांस लेवल क्वेश्चन पर चैप्टर। फिर हमने 2-3 दिन का गैप दिया, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा डाई डाउन हो जाए, और फिर स्टूडेंट को बोला कि वो ही डीपीपी ट्राई करने के लिए। तो ऐसा जो साइकिल है वो हर चैप्टर के लिए, मतलब पूरे सिलेबस को हमने 25 चैप्टर में डिवाइड कर रखा है, तो हर चैप्टर के लिए रिपीट किया, ये ठीक है। एक तो ये वाला 30 क्वेश्चन हो जाएगा पर चैप्टर। अच्छा, इसके अलावा भी जब एक चैप्टर खत्म होगा तो उस चैप्टर वाइज हम टेस्ट भी लेंगे 3 घंटे का, उसके अंदर भी 18 क्वेश्चन होगा, तो 18 क्वेश्चन ये हो गया, तो 30 + 18 ये 48 क्वेश्चन के आसपास हो गया पर चैप्टर, जो हम पहली साइकिल में करेंगे। 48 क्वेश्चन एडवांस लेवल के, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं बिल्कुल, क्योंकि ये जो 48 क्वेश्चन होंगे लगभग सब अलग अलग तरह के होंगे। ये मतलब इसमें प्रोसीजरल, जैसे मेंस वाले होते हैं ना कि बहुत सारे प्रोसीजरल क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, वैसे यहाँ पे नहीं होंगे, सब अलग अलग चीज़ें सिखा रहे होंगे मोस्ट वाली। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं तो ऑफकोर्स वो 2-3 क्वेश्चन उस मॉडल के होंगे। तो अगर किसी बच्चे ने ये कर लिया तो वो एक बहुत सॉलिड ग्राउंड पे खड़ा हो गया एडवांस की प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में। इसके बाद भी एटीएस स्टार्ट होगा, 15 एटीएस हैं, जिसमें से 10 तो हम शेड्यूल करेंगे। 10 का मतलब क्या है कि 10 × 2 20 टेस्ट हो गए, उन 20 टेस्ट में 18 क्वेश्चन हो गए, तो यू कैन इमेजिन द नंबर ऑफ क्वेश्चन यू विल बी डूइंग इन दिस लिमिटेड टाइम, ये ठीक है। इस लिमिटेड टाइम में अगर कोई बच्चा इतना कर लेगा, ही कैन एस्पायर फॉर एनी काइंड ऑफ रैंक। तो देखो, टीम कंपटीशन में हम इस बात का जरूर केयर लेते हैं कि जो भी हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उसकी इंटेंडेड ऑडियंस क्या है, वो बच्चे क्या है जिनके लिए फ़ायदा देगा। और प्रॉबेबली वी आर द ओनली वन जो हम ये भी बताते हैं कि किन बच्चों को ये फ़ायदा नहीं देगा। मतलब हम बहुत सारे बच्चों को तो मना कर देते हैं कि तेरे लिए नहीं है ये कोर्स, ये ठीक है। वरना अगर आप बाहर मार्केट में जाओगे तो वहाँ तो लोग कुछ भी कह के कुछ भी बेच देते हैं, मतलब क्रैश कोर्स के नाम पे कुछ भी 2-3 डीबीपी बेच दिया, इस तरह की चीज़ें होती है। बट टीम कंपटीशन में जैसे हमने सारा सिलेबस वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाल रखा है, सोशल कॉज की वजह से अगर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता वहाँ से वो पूरा सिलेबस पढ़ सकता है। तो यहाँ पे भी आई विल डिस्कस कि किसको नहीं लेना है, मतलब ऐसे नहीं कि मना करने के बाद भी ले लिया फिर हमारी दिमाग खा रहे हो, उसमें हमारी ज़्यादा एनर्जी लगती है, ये ठीक है। तो दिस मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट। बाकी इंस्टीट्यूट में तो क्या है कि वो कोई कोर्स होगा, तुम जाके पूछोगे कि इससे मेरे पैर का दर्द सही हो जाएगा, तो वो बोलेंगे हाँ हो जाएगा, तुम क्वेश्चन करो। इस तरह की चीज़ है, यहाँ पे वी आर नॉट डूइंग इट। हम तो ये बताएंगे कि किसके लिए है, किसके लिए नहीं है।
तो बैच एबीसी सुटेबल फॉर द स्टूडेंट हु हैव डन रीजनेबली वेल इन जेई मेंस 2025, मतलब दिमाग से वो मेंस का प्रेशर हट गया है और एडवांस की तैयारी करनी चाहती है। दूसरा, हैव नॉट सॉल्व एडवांस लेवल क्वेश्चन इन देयर प्रिपरेशन, ये कीवर्ड है। मतलब मेंस में ठीक ठाक किया है तो उसका मतलब कि उसका थ्योरी का एक्सपोजर अच्छा है, बट जिसने एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो अब उसे डर लग रहा है कि चालू कैसे करूं, उस बच्चे के लिए परफेक्ट बैच है। या फिर बच्चों के ऑफकोर्स तीनों सब्जेक्ट एक जैसे नहीं होते, बहुत सारे बच्चों के ऐसा हो सकता है कि दो सब्जेक्ट में या एक सब्जेक्ट में उनका वीक है, यूजली मैथमेटिक्स वीक होता है, बाकी दो सब्जेक्ट उसके अच्छे हैं, तो बाकी दो सब्जेक्ट में तो वो सीधा एडवांस लेवल के क्वेश्चन और उसने पहले भी कर रखे हैं तो अब और अच्छे क्वेश्चन करना चाहता है। और यहाँ पे वो एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में भी ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल एडवांस के जीरो लेवल वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहता है। तो उस बच्चे के लिए भी ये है कि तीनों सब्जेक्ट ना करके पार्शियली अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं एक सब्जेक्ट के लिए या दो सब्जेक्ट के लिए, दैट विल ऑल्सो वर्क। किसके लिए ये सूटेबल नहीं है? तो वो बच्चा जो स्ट्रगलिंग इन मेंस, अगर कोई बच्चा मतलब मेंस में स्ट्रगल कर रहा है, ये ठीक है, मान लिया उसका मार्क्स ही बहुत कम आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना कि 110 मार्क्स से कम आ रहा है या 100 मार्क्स से कम आ रहा है, तो ऑफकोर्स उसको लिए तो पहले एडवांटेजेस क्या है कि वो मेंस की प्रिपरेशन करे, पहले मेंस में अच्छा लेके आए, ये ठीक है, मेंस में एक मिनिमम लेवल तक सिक्योर करे, फिर इसके बारे में सोचे। ठीक है, ऐसा बोलने में कोई बच्चा कोई नहीं, एक बहुत बड़ा चंक ऑफ स्टूडेंट विल से कि नहीं मेरी प्रिपरेशन तो अच्छी थी, बस वहाँ जाके एग्ज़ाम में पता नहीं क्या हो गया, बुखार आ गया, एक दिन पहले ये हो गया, इस तरह की चीज़ें बोलते हैं। तो मैं बोलूँगा देखो 90% बच्चे तो बहाने ही बना रहे होते हैं, ये ठीक है। अगर ऐसा है भी 10% अगर रियली में ये केस है भी, तो आई विल से कि आप मेंस की प्रिपरेशन करो और हमारे यूटीएस टेस्ट दो, ये ठीक है। यूटीएस टेस्ट आप सेपरेटली भी ले सकते हो। जब उस यूटीएस टेस्ट सीरीज़ में अगले मान लिया 10 दिन में आपने 3 टेस्ट दिए और उसमें 150 प्लस कंसिस्टेंटली क्रॉस हो रहा है, कि कंसिस्टेंटली का मतलब कि लगातार 3 बार मान लिया 150 प्लस आए, तो फिर आई विल से कि डेफिनेटली देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस बैच। उसका मतलब क्या है कि जो आप बोल रहे थे वो रियली में सही है और फिर ये बैच आपको हेल्प करेगा, ठीक है, एडवांस की प्रिपरेशन की। तो ऐसे बच्चे कर सकते हैं। वॉन्ट्स टू स्टडी थ्योरी ऑल्सो, जो बच्चे थ्योरी पढ़ना चाहते हैं कि मेरे को तो बिल्कुल जीरो से प्रिपरेशन करानी है, उनके लिए ये बैच बिल्कुल नहीं है, ये ठीक है। अब इसमें देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ऑनलाइन बैठ के ना उनको एक टास्क दिया होता है कि भाई पढ़ना है, जेई की तैयारी करनी है। अब उसमें उन्होंने 1 2 3 साल लगाया और उसके बाद भी उनकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है, बट वो ज्ञान ऐसे बैठ के देंगे कि उनको दुनिया का सारा नॉलेज पता है, मतलब वो दूसरों को बताएंगे देखो ऐसे रन करना चाहिए कोर्स, ऐसा होना चाहिए इस कोर्स में, जबकि जो टास्क उसको दिया गया था, जो उसके लिए मेंट था, वो उससे हुआ ही नहीं और दूसरों को वो ज्ञान बांटता फिर रहा है। तो ये हमें जरूर समझ में आना चाहिए अपने एक्सपीरियंस साइकिल से कि जिस बच्चे को अभी थ्योरी पढ़ने की जरूरत पड़ रही है एडवांस के लिए, ये ठीक है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, मतलब उसको एडवांस की तैयारी करने की बजाय मेंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब दिस मे साउंड हार्श ट्रुथ, बट ट्रुथ यही है कि उसका मतलब क्या है कि उसका मेंस भी ऑलरेडी बर्बाद होगा, ये ठीक है। मेंस उसे बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है अगर किसी को एडवांस के लिए थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। और जैसा मैंने बोला कि अगर थ्योरी का अपर पार्ट पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है, कि मान लिया 1-2% चीज़ें हैं थ्योरी में जो एडवांस लेवल के, वो क्वेश्चन के थ्रू कवर हो जाएगी, उसके लिए अलग से थ्योरी लेक्चर बनाना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन के थ्रू तो जैसे एडवांस का क्वेश्चन जो होगा बेसिकली वो लगभग अगर हम 20 क्वेश्चन कराएं तो 20 ही चीज़ें नहीं सिखा रहे होंगे, तो 20 थ्योरी की वही पॉइंट मान सकते हैं, उनको ही मैं लैंग्वेज में लिख के थ्योरी भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो पागल बनाने के लिए ऐसे भी किया जा सकता है, बट दैट इज़ नॉट द एम। एम इज़ कि बच्चे का सिंसियरली हेल्प हो। नेक्स्ट इज हैज़ गुड प्रेप फॉर एडवांस। तो अगर मान ली किसी की बच्चे की ऑलरेडी प्रिपरेशन अच्छी है एडवांस के लिए, वो पहले से एडवांस के क्वेश्चन करता हुआ चला रहा है, तो उसके लिए हमारा कैट्स बैच है, उसके लिए ये बैच नहीं है। उसमें फिर उसका यहाँ पे ऑप्टिमम टाइम यूटिलाइजेशन नहीं होगा, फिर तो कैट्स करे, कैट्स उसको बूस्ट करेगा रैंक को ज़बरदस्त। अच्छा, उसका मतलब ये नहीं कि एबीसी से रैंक बूस्ट नहीं होगी, ऑफकोर्स एबीसी ऑन बोर्डिंग है, बट ये आपको एडवांस के बहुत ऊपर तक छोड़ के आएगी प्रिपरेशन में। जब तक बाय द टाइम इट विल बी फिनिश्ड, अगर कोई बच्चा सिंसियरली करता है तो वो आराम से 1000-2000 के अंदर रैंक एक्सपेक्ट कर सकता है, अगर वो सिंसियरली करता है और आईक्यू ठीक ठाक है तो, ठीक है। इसीलिए कैट्स का नाम आया। तो कैट्स का एक बैच भी हम 6 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी फ़ीस है 3000, 2999। अच्छा, कुछ जैसे एबीसी अगर मान लिया मैंने कर लिया, हमने बोला था कि 10 अप्रैल तक हो जाएगा, और इसके दौरान भी मतलब जब ये रन हो रहा होगा तो भी हमने टाइम छोड़ा है पर डे कुछ और बाकी एक्टिविटी करने के लिए। तो उसमें भी कुछ बच्चे और उसको ले जाने के लिए, ऊपर लेवल तक ले जाने के लिए, हो सकता है वो बोले कि मैं कैट्स भी साइमल्टेनियसली कुछ कर लेता हूँ, या फिर 4 चैप्टर कैट्स के इधर कर लेता हूँ, या फिर इस तरह का कॉम्बिनेशन हो गया कि
2 सब्जेक्ट मेरा वीक है, एक अच्छा है, तो एक में मैं कैट्स के लिए जाना चाहता हूँ, बाकी 2 में एबीसी के लिए जाना चाहता हूँ। बहुत तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं क्योंकि सारे बच्चों की प्रिपरेशन लेवल अलग अलग है। इसलिए हमने एबीसी प्लस कैट्स का कॉम्बो बैच भी रखा है। इंडिविजुअली अगर हम ऐड करें तो वो 5998 होता है, बट अगर कोई बच्चा अभी वो कॉम्बो बैच लेगा तो वो 4998, मतलब 1000 का हमने इसमें डिस्काउंट दिया है। और जैसे मैंने बोला कि पैसे तो बस केवल लिखने वाली बात है। अगर कोई बच्चा रियली सिंसियर है, ये ठीक है, अगर वो अपना अगला जो बचा हुआ 18 मई तक का टाइम है वो केवल पढ़ाई में ही डिवोट करना चाहता है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, इधर उधर सोचे बिना, तो वो उसका तो 98 परसेंटाइल तो आराम से आ जाएगा। 98 परसेंटाइल का मतलब क्या है, इस बार कम से कम 13,800 कुछ 13 लाख कुछ रजिस्ट्रेशन थे, तो 1 परसेंटाइल के मतलब ही 13-14 हज़ार रैंक हो गया। 99 परसेंटाइल का मतलब ही ये हो गया। तो जब बाय द टाइम दोनों मिलेगा तो शायद ये 30,000 रैंक के आसपास तक पहुंचेगा 98 परसेंटाइल। तो जो बच्चा इसको एम करे वो 30,000 रैंक के अंदर तो आ ही सकता है आराम से, जो एडवांस की तैयारी करना चाह रहा है। एडवांस की तैयारी करने का मतलब क्या है, आईआईटी में जाना चाहता है। आईआईटी में जाने का मतलब क्या है कि पहले 12-13 हज़ार में रैंक आना चाहिए। तो मतलब ये वर्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट है सिंसियर बच्चे के लिए। तो ओके, तो एक मैं प्लानर का ग्लिम्स दे देता हूँ कि प्लानर कैसे होगा, कोर्स कैसे रन होगा। ठीक है, तो इसमें देखो वीएल का मतलब क्या है, वीडियो लेक्चर। ठीक है, वीएल का मतलब क्या है, वीडियो लेक्चर ऑफ सोल्यूशन मैप ऑफ P1। तो हमने क्या किया कि एक डीपीपी है। अच्छा, डीपीपी का जो नाम है वो हमने पेपी रखा है, पेपी शीट। तो पहले चैप्टर के लिए पेपी 1 का मतलब क्या है कि पेपी शीट 1, और पेपी का जो फुल फॉर्म है वो प्री एक्सप्लेन्ड प्रैक्टिस पेपर। इसके अंदर चैप्टर वाइज मतलब 25 हैं तो 25 पेपी शीट्स आएंगी। उसके अंदर हर शीट के अंदर 30 क्वेश्चंस यू विल गेट। ठीक है, बट डे 1 पे आई विल नॉट गिव यू दिस शीट। ये ठीक है, डे 1 पे व्हाट आई विल डू, आई विल डिस्कस इस शीट का सोल्यूशन मैप इन ए वीडियो। तो एक क्वेश्चन में ऑन एंड एवरेज अगर मैंने 3 मिनट लगाया तो 30 क्वेश्चन में समझाने के लिए तो 30 क्वेश्चन में 90 मिनट्स लग जाएगा। अब तो क्वेश्चन किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, किसी में थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, किसी में टाइम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। केमिस्ट्री में हो सकता है कि कम टाइम में काम चल जाए, मैथ्स में हो सकता है कि 1.5 घंटे की बजाय 1 घंटा 45 मिनट हो गया। तो इस तरह के वेरिएशन, माइनर वेरिएशंस आर पॉसिबल। बट ये जो पेपी शीट 1 है इसका सबसे पहले दिन वीडियो लेक्चर आएगा। ठीक है, तो ये पहले वाले का आ गया। दूसरे दिन दूसरे चैप्टर का आ गया, क्योंकि मेरे को गैप देना है ना तुम्हें, जब हमें देना है अटैम्प्ट करने के लिए वर्सेस जब मैंने डिस्कशन किया है, तो गैप देने के लिए ये चैप्टर 1 आ गया, चैप्टर 2 आ गया, चैप्टर 3 आ गया। फिर वी विल रिलीज फर्स्ट डीपीपी फॉर यू। फिर हम आपको फर्स्ट शीट देंगे कि आप उसको ट्राई करो। अब 2-3 दिन हो गए, भूल गए होगे, अब दिमाग पे जोर डाल के इसको पूरे आंसर मैच करो। ठीक है, जो नहीं होगा ऑफकोर्स उसका सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल होगा। तो पहले तो हमें अपना फुल एफर्ट मारना है। फुल एफर्ट मारने का मतलब क्या है कि जेई में हम लगभग 18 क्वेश्चन करने पड़ते हैं 1 घंटे में। तो यहाँ पे अगर हमने 30 क्वेश्चन है तो हम 2 घंटे मान सकते हैं कि 2 घंटे ट्राई कर सकते हैं हम उसको, और अगर टाइम अवेलेबल है तो 2.5-3 घंटे भी ट्राई कर सकते हैं। मैथ्स में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो फिर हमने सोल्यूशन देख लिया, तो हमारे यहाँ पे वो चीज़ हो गया। अगले दिन फिर वीडियो लेक्चर 4th मतलब 4th चैप्टर का आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, वीडियो लेक्चर और जो पेपी शीट आपको दी जाएगी खुद करने के लिए वो ऑल्टरनेट हो जाएगा। मतलब वीडियो लेक्चर 4th आ गया और पेपी शीट 2nd चैप्टर का आ गया। ठीक है, अच्छा, जब ये वीडियो लेक्चर 4 आएगा तो हमने बोला था चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेंगे हम। जो 25 चैप्टर हैं उसके चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेंगे। टेस्ट 3 घंटे का होगा, 18-18 क्वेश्चन होगा ऑन एंड एवरेज। जैसे जेई एडवांस के जो 2 पेपर होते हैं उसमें एक पेपर लेने। ठीक है, दोनों पेपर लेने क्या होगा, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो उस टेस्ट को हमने बोला है कि बैट मतलब ब्रिज एडवांस टेस्ट, बैट 1 मतलब B1। तो ये फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने डीपीपी सॉल्व की, ये ठीक है। डाउट क्लासेस डेली लगेगा ही, जो जूम वाला लाइव डाउट है। अगर कोई क्वेश्चन मान लिया सोल्यूशन पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ डाउट क्लास में पूछ लिया, इस तरह की चीज़ें। फिर मतलब चैप्टर 4 किया और ये वाला टेस्ट दिया। ठीक है, फिर आगे पेपी शीट 2 मिला आपको वो सॉल्व करने के लिए 2nd चैप्टर का। ठीक है, फिर मतलब ये एग्जैक्ट डेट नहीं है क्योंकि यूटीएस हो सकता है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो। फिर आप मेंस 2 का भी एग्जाम देना है, उसका टच लूज ना करो, इसलिए यूटीएस तो जैसे ऑलरेडी एक टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है जिसके अंदर टोटल 20 टेस्ट हैं। तो हो सकता है कि उसका टेस्ट नंबर 2 इस डेट को आ रहा हो, तो वो टेस्ट आपको फर्स्ट टेस्ट की तरह मिलेगा। ठीक है, बाकी के जो टेस्ट होंगे वो अनशेड्यूल्ड फॉर्म में अवेलेबल होगा आपके डैशबोर्ड पे। देना चाहो टाइम निकाल के दे सकते हो।
अदरवाइज जो हमने प्लान बनाए हैं उसके हिसाब से 10 टेस्ट रखे हैं और यूटीएस वाले, ठीक है, 10 टेस्ट मोर देन इनफ है। 8 वीक में 10 टेस्ट हमने दे दिए, बहुत प्रिपरेशन होगी। तो ये यूटीएस नंबर अल्फा मिलेगा, फिर इसी तरीके से ये ऑल्टरनेट चलता चला जाएगा, ठीक है। कब तक चलेगा वो सब अभी डिस्कशन होगा। ये मैंने एब्रीविएशन है वो सब मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं। हाँ, तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमने कितने दिन रन करेंगे। तो देखो 6 फरवरी से लेके 31 मार्च तक, ठीक है, 2-3 दिन होली के छोड़ के हम एबीसी की यही वाली जो साइकिल है ये रन करेंगे। अब मेरे को टोटल डेज क्या चाहिए, तो टोटल डेज में जो 25 चैप्टर हैं उसमें एक दिन तो आई विल बी सेंडिंग यू ए लेक्चर, और दूसरे दिन मतलब भले ही 2 दिन छोड़ के हो, दूसरे दिन आपको डीपीपी सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है। उसका मतलब क्या है कि एक चैप्टर का जो यूनिट है उसके लिए मेरे को 2 दिन चाहिए। तो अगर 25 चैप्टर हैं तो इंटू 2 50 दिन चाहिए, ठीक है। प्लस मेरे को 10 यूटीएस भी शेड्यूल करने हैं, तो वो 10 यूटीएस हो गए तो 10 दिन और हो गए, तो 50 और 10 60 दिन हो गए। मतलब मेरे को टोटल 60 डेज चाहिए, जिसके अंदर हम मेंस की भी सॉलिड तैयारी करेंगे और एडवांस की भी सॉलिड तैयारी करेंगे। तो वो जो 60 डेज हैं वो अभी से लेके मेंस 2 से पहले तक नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने 50 दिन लिए, ठीक है। तो 6 फरवरी से 31 मार्च तक। अब 31 मार्च तक का देखो ये लॉजिक है कि जो जेई ने डेट दिया है मेंस 2 का वो 1 से लेके 8 अप्रैल दिया है। अगर किसी बच्चे का 7 अप्रैल या 8 अप्रैल को पेपर होता है, ठीक है, तो वो तो 31 मार्च तक यहाँ पे करे, और उसके बाद अगर वो चाहे तो मेंस के लिए पढ़ ले, क्योंकि हम 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ब्रेक दे रहे हैं, मेंस 2 का ब्रेक, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा मेरे को तो 1 अप्रैल का ही पेपर हो गया, तो ठीक है, आप यहाँ पे 25 को छोड़ देना, ये ठीक है, 24 को छोड़ देना, 24 के बाद जो चीज़ें यहाँ पे शेड्यूल हो उसको मत करना, ये ठीक है। आप तो जो भी मेंस के लिए एक्स्ट्रा करना चाहते हो वो करो। 1 अप्रैल को मेंस का पेपर दो, उसके बाद जो 9 दिन बचेगा वहाँ पे ये वाली चीज़ अपना जो बैकलॉग है वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। इसलिए ताकि अननेसेसरीली टाइम वेस्ट ना हो बच्चों का। अच्छा, इस ब्रेक देने के बाद 11 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में एबीसी के जो बचे हुए डेज हैं दैट वी विल बी रनिंग, ये ठीक है। तो ऐसे करके 20 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। 20 अप्रैल के बाद हम एटीएस जो है एडवांस टेस्ट सीरीज वाले, तो वो एटीएस के टोटल 15 टेस्ट हैं, वो भी इंडिपेंडेंटली रन कर रहा है। मतलब कोई बच्चा केवल एटीएस लेना चाहे तो वो जाके ले सकता है, ठीक है। तो वही वाले टेस्ट यहाँ पे भी देंगे ताकि सब बच्चों को एक जैसे टेस्ट मिले। एटीएस के टेस्ट कैट्स वाले भी देंगे, हमारे प्रवीण प्रखर के बच्चे भी देंगे और आप भी दोगे। बस वो जो 15 टेस्ट है वो अभी मेन 1 और मेन 2 के बीच में 5 है, मेंस 2 के बाद में 10 है, तो वो 10 आपके लिए शेड्यूल किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक आपका सिलेबस भी पूरा हो गया होगा। अच्छा, ये जो पहले 5 टेस्ट हैं एटीएस के, मतलब वो तो फुल जेई सिलेबस पे 3-3 घंटे के 2-2 पेपर है, मतलब उसमें तो पूरा ही दिन जाएगा। तो वो हमने पहले इसलिए शेड्यूल नहीं किया एडवांस के कि चैप्टर टेस्ट तो हम ले ही रहे हैं आपका एडवांस के पैटर्न का, तो एडवांस की प्रैक्टिस तो आपको हो ही रही है। बट अगर मान लिया किसी ने 3 चैप्टर किया, उसको मैं फुल सिलेबस का दे दूँ तो उसका टाइम वेस्ट होगा बेकार। वो 6 घंटे में उससे बाकी के चैप्टर के क्वेश्चन होंगे नहीं। तो उससे बढ़िया है ना कि जब वो रेडी हो तब उसको टेस्ट देने के लिए दिया जाए। फिर भी कोई बच्चा जिद करे, बोले कि नहीं मेरे को तो एटीएस देना है, तो दे लो, तुम्हारे पास अनशेड्यूल्ड फॉर्म में है, मतलब हमारे प्लानर में नहीं होगा बट वो आपके डैशबोर्ड में होगा, आप जाके देना चाहो दे दो किसी भी तरीके से। वैसे जो हमने ये प्लानर बनाया इसमें ईच एंड एवरीथिंग वेल थॉट है। जो बच्चा इस स्टेज पे है उसको यही फॉलो करना चाहिए आंख बंद करके, तो उसका बेस्ट रिजल्ट आएगा। अपनी दिमाग लगाओगे तो इसमें कुछ जिसे बोलते हैं ना अशुद्धि ले आओगे तुम, कुछ ना कुछ उसका फिर इफेक्ट जो होगा वो ऑप्टिमम नहीं आएगा। तो यहाँ पे फुल सिलेबस टेस्ट, क्योंकि एडवांस की टेस्ट की प्रैक्टिस तो यहाँ पे भी हो रही है, बस वो चैप्टर वाइज हो रही है। यहाँ पे फुल सिलेबस टेस्ट दो, यहाँ पे भी पूरा महीना पड़ा हुआ है, तो उसमें 10 टेस्ट हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, तो सुपर सॉलिड होगी। और ये जो एडवांस के टेस्ट है, जैसे किसी को अगर ये शक है कि एबीसी से क्या मैं टॉप 1000 में ले आऊँगा रैंक, तो ये जो एडवांस के टेस्ट हैं ये तो हम सारी बच्चों को दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें थोड़ा सा छोटा कोर्स बना के और छोटे छोटे टेस्ट दे दें ईजी से, ऐसा नहीं है। तो एटीएस में यहाँ पे बेंचमार्किंग तो सभी के साथ होगी, तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हो, कितना आपने प्रिपरेशन किया है, ठीक है। इसके आगे एक बार रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एडवांस लेवल क्वेश्चन, ALQ मतलब एडवांस लेवल क्वेश्चन पर सब्जेक्ट कितने करोगे। तो देखो 25 चैप्टर में जो हमने डिवाइड किया, 30 क्वेश्चन हमने पेपी शीट में दिए और 18 क्वेश्चन उस बैट में दिए, मतलब जो चैप्टर वाइज टेस्ट है। तो ये 48 क्वेश्चन हो गए, तो 1200 क्वेश्चन तो यहाँ हो गए हमारे पर सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो हमारे 15 ATS हैं, ये ठीक है, उसमें 2 पेपर होंगे 3-3 घंटे के, तो 18 क्वेश्चन, मतलब ऑन एंड एवरेज किसी में 17 भी होगा, किसी में हो सकता है 19 भी हो।
तो 36 क्वेश्चन हो गए, तो 540 क्वेश्चन का और एक्सेस है। अब इसमें से 10 तो हम शेड्यूल करेंगे, 5 आपके पास अवेलेबल है, तो टाइम है आपके पास, बैंडविड्थ है, तो आप उनको कर सकते हो, दवाई छोड़ सकते हो। 540 क्वेश्चन ये हो गए, तो 1740 क्वेश्चन एडवांस लेवल के आप हर सब्जेक्ट में करोगे। मतलब अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करूं तो लगभग 70 क्वेश्चन, 70 एडवांस लेवल क्वेश्चन, जिसमें कॉलम मैचिंग भी होगा और पैराग्राफ वाले क्वेश्चन भी होंगे। उतने क्वेश्चन पर चैप्टर इतने से ही करोगे। अब इसके अलावा भी हमने टाइम खाली छोड़ रखा है, उनमें अगर तुम और एडवांस PYQ करना चाहो तो वो सब और एक्स्ट्रा कर सकते हो, बट इतने क्वेश्चन इज ए वेरी गुड प्रिपरेशन, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। ठीक है, तो जो वर्कलोड टाइम है वो मैंने बताया कि जो हमारे अभी जो मैंने आपको दिखाया प्लानर, वो उसमें 3 तरह के दिन हैं। एक दिन तो हम क्या कर रहे हैं कि वीडियो लेक्चर देख रहे हैं कोई भी अल्फा नंबर का, और हमने बैट का टेस्ट दिया है, तो वो 3 घंटे का टेस्ट होगा, और ये वीडियो लेक्चर जो ऑन एंड एवरेज 1.5 घंटे के होंगे, तो 4.5 घंटे ही होंगे, तो मतलब 7.5 घंटे का वर्कलोड है ये। ठीक है, अब 7.5 में कोई वीडियो लेक्चर में हो सकता है आधा घंटा ज़्यादा लगा दे ये। ठीक है, तो 8 घंटे का मान लो ये। ठीक है, अगर कोई बच्चा 12 घंटे पढ़ रहा है ये, ठीक है, एक दिन में 12 घंटे ऑन एंड एवरेज बच्चा आराम से पढ़ सकता है एफिशिएंसी के साथ, तो भी उसके पास इस जो पहले टाइप का दिन है उस दिन उसके पास 4 घंटे एक्स्ट्रा बचते हैं ये। ठीक है, वो 4 घंटे एक्स्ट्रा में कुछ भी कर सकते हैं। वो एडवांस की और ज़्यादा प्रिपरेशन करना चाहे, मेंस की करना चाहे, एक्स्ट्रा टॉपिक करना चाहे, ऑल दोज फैसिलिटीज आते हैं। फिर दूसरे टाइप का दिन का कौन सा है, जिस दिन वो खुद DPP सॉल्व कर रहा है। तो खुद DPP जैसे मैंने बोला कि ऑन एंड एवरेज एक DPP हम बोल सकते हैं 2 घंटे में सॉल्व की, तो केमिस्ट्री का हो सकता है 1.5 घंटे में हो जाए, मैथ का हो सकता है 2.5 घंटे में हो जाए, तो ऑन एंड एवरेज 6 घंटे उसके यहाँ पे जा रहे हैं। अगर वो बच्चा 12 घंटे पढ़ रहा है तो 6 घंटे उसके पास और अवेलेबल है इस दिन। ठीक है, ऑफ कोर्स कोई बच्चा बोलेगा मेरे को डाउट भी पूछना है, 1 घंटा मेरा वहाँ पे लगे, ठीक है, तो 5 घंटे और अवेलेबल हैं। 1 घंटे डाउट आपने अगर लाइव जूम क्लास में चले गए, वहाँ पे आपका 1 घंटा लग गया, तो भी 5 घंटे और अवेलेबल हैं। तो ये जो डे 1 है ये 25 दिन है, तो अभी से लेके मेंस 2 तक, मतलब ये जो 40 दिन है, उन 40 दिन में कितने दिन थे, 60 दिन थे, 60 डेज था। उन 60 डेज में से 25 दिन उसके पास ऑन एंड एवरेज 4 घंटे अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर बाकी के जो 25 दिन है ऑन एंड एवरेज 6 या 5 घंटे जैसे भी बोलना चाहो वो अवेलेबल है आपके पास। अच्छा, फिर जो 10 UTS हमने शेड्यूल किए हैं, शेड्यूलिंग के अंदर लाए हैं, उस दिन तो केवल एक 3 घंटे का UTS का पेपर है, तो उस दिन तो उसके बाद 9 घंटे अवेलेबल है। तो देखो, इसमें बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि अच्छा फिर तो ये इतना एग्जॉस्टिव नहीं हुआ, चलने दो, 3 दिन में मुंह से झाग निकलने लगेंगे ये। ठीक है, इसके बाद भी, क्योंकि इस सिचुएशन में जो बच्चा पहुंचा होगा कि जिसने एडवांस के क्वेश्चन नहीं किए, उसने पहले काफ़ी मक्कारी की होगी मोस्ट वाली ये। ठीक है, एक सिचुएशन तो ये हो सकता है कि उसने 13 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की, उसके पास टाइम नहीं था, तो वो तो जेन्युइन सिचुएशन है, उसने तो मेहनत भी की होगी खूब। बट जो बच्चा 2-3 साल से तैयारी कर रहा होगा, उसकी बॉडी में काफ़ी कुछ जिसको बोलते हैं ना लेथार्जी भरी पड़ी होगी। इसको फॉलो कर लिया तो मतलब आपने आधा बैटल जीत लिया, क्योंकि इतना भी 90% बच्चों से नहीं होगा। जो हाईली मोटिवेटेड है, मैं उनको बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे 9 घंटे अवेलेबल है, यहाँ पे 6 घंटे अवेलेबल है, यहाँ पे 4 घंटे अवेलेबल है, इसके अलावा भी। ठीक है, अब ये जो 9 घंटे अवेलेबल है, 4 घंटे अवेलेबल है, इसमें हम मेंस की तैयारी और करना चाहें वो कर सकते हैं, एडवांस के और क्वेश्चन, एडवांस PYQ करना चाहें वो कर सकते हैं। ये सब भी मैंने आगे लिखा होगा कि डेज मतलब एक दिन के रिमेनिंग टाइम किस लिए यूज़ किया जा सकता है। जो 10 अनशेड्यूल्ड UTS हैं ये, ठीक है, वो देना चाहो वो दे सकते हो। टाइम मैनेजमेंट हमने ऐसे किया कि वो जो 10 UTS और बच गए जो हमने प्लानर में नहीं डाले, उनको आप लाइव भी दे सकते हो टाइम इधर उधर करके ये। ठीक है, या अनशेड्यूल फॉर्म में बाद में भी दे सकते हो। लाइव का मतलब ये कि अगर वो पेपर UTS सीरीज़ के अंदर मान लिया 3 से 5 हो रहा है, तो 3 से 6 हो रहा है, तो आप 3 से 6 दे सकते हो। अगर आपकी क्लास क्लैश करिए तो उसको बाद में कर लिया, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 3 से 6 होने के बाद भी वो डैशबोर्ड में अवेलेबल रहते हैं, तो अगले दिन दे दिया जब भी आपको टाइम मिला, वो दे सकते हो। PYQ कर सकते हो एडवांस के ये। ठीक है, जो वैसे हमने जो सिलेबस के अंदर डाला है, जो मतलब जो हमने एक्टिविटी की है, कोई बच्चा अगर उतना कर ले तो आई विल से ब्रावो, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ये। ठीक है, उसके अलावा भी कोई जिसे बोलते हैं ना कि हाइपर जिसे बोलते हैं मेहनती बच्चा है, उसके लिए बताया जा रहा है। कवरिंग एक्स्ट्रा सिलेबस ऑफ एडवांस्ड AXL बैच यूज़ करके, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री में तो काफ़ी ज़्यादा कोर्स है, तो जिसने नहीं किया होगा उसके लिए वो भी एक पेनफुल चीज़ है, वो भी उसे कवर करना पड़ेगा ये। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर किसी बच्चे के पास टाइम अवेलेबल है और वो चाहे कि मेरा ये चैप्टर हो गया है
और उसने कॉम्बो ले रखा है और वो कैट्स के सेशन भी एक्स्ट्रा करना चाहे, मे बी भले ही सारे ना हो कि 5 सेशन कर लिया तो मेरे को मेंस 2 के बाद में थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा, तो वो कैट्स के सेशन भी दे सकते हैं। या फिर ATS जो 5 मेंस 1 और मेंस 2 के बीच में होगा, अगर उतनी हिम्मत है बच्चे का फुल सिलेबस टेस्ट देना चाहे तो वो भी दे सकता है। या फिर अगर कोई मेंस में मान लिया उसको लगता है ये 4 चैप्टर मेरे बहुत वीक है, इसमें मेरे को एक्सपोजर बढ़ाना है, तो उसके लिए PYQ एक्सप्रेस का भी आपको फ्री एक्सेस है, तो PYQ एक्सप्रेस से मेंस का भी आप एक्सपोजर बढ़ा सकते हो। तो इतने सारी चीज़ें आप कर सकते हो जो बचा हुआ टाइम है। नेक्स्ट, पॉइंट्स टू पॉइंटर, हमें क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए। वैसे तो मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी हैं, फिर भी कुछ 2-3 नए पॉइंट मिलेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी सेम फॉर मेंस एंड एडवांस कॉमन चैप्टर, जो भी कॉमन चैप्टर उसमें थ्योरी सेम है। थ्योरी के लिए कोई ऐसा नहीं कि एडवांस में फॉर्मूला अलग चलता है और मेंस में अलग चलता है फॉर्मूला, ऐसा नहीं है। अगर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है तो वो 2b² ही है, चाहे वो मेंस हो चाहे एडवांस हो, ठीक है। सम टफ कॉन्सेप्ट कैन ऑफ द थ्योरी ऑफ एडवांस्ड कैन बी कवर्ड थ्रू क्वेश्चन। तो अगर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि मेंस लेवल में पढ़ाते नहीं है, तो वो क्वेश्चन के थ्रू कवर हो जाएंगी डेफिनेटली कहीं ना कहीं ना। अ साउंड एडवांस प्रिपरेशन कैन बी बिल्ड ओवर गुड मेंस प्रिपरेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने अच्छी मेंस की तैयारी कर रखी है तो एडवांस की तैयारी करने के लिए उसको जीरो से चालू करना है, नहीं, उसके ऊपर बिल्ड करना है। वो जो ऊपर बिल्ड करने वाले पोर्शन है उसी बैच का नाम ABC है, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। फिर कॉन्सेप्ट्स रिमेनिंग, हाँ मतलब हमने बोला कि कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम मेंस और एडवांस में, बस डेप्थ ऑफ थिंकिंग इंक्रीजेस। ये ठीक है, एडवांस में हमारी डेप्थ ऑफ थिंकिंग बढ़ जाती है, वो चाहिए होता है। मोटा मोटा ऐसे बोल सकते हैं, एक एडवांस का क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट ऑफ 2-3 मेंस का क्वेश्चन, उतना सोचना पड़ता है हमें एक ही क्वेश्चन के अंदर अंदर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हो गया, इन एडवांस टू इंक्रीज डेप्थ इन थिंकिंग वन नीड टू हैव एक्सपोजर ऑफ मोर क्वेश्चन। मतलब अब ये डेप्थ ऑफ थिंकिंग बढ़ेगी कैसे, ये ठीक है। अगर कोई 2-3 साल मान लिया किसी के पास अवेलेबल है, जैसा जब प्रिपरेशन के दौरान, तब तो क्या होता है कि बच्चा एक घंटा सोचता रहता है एक एक क्वेश्चन पे, ये ठीक है। बच्चे कुछ इरोडो के क्वेश्चन पे 2-2 दिन सोचते रहते थे, जब हमारे टाइम पे जब शुरू में इरोडो आई थी, ये ठीक है। बट वो ये हो गया कि एक क्वेश्चन भी क्रैक करते थे तो इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे ना अपने आप, बट वो टाइम की लग्जरी अब नहीं है, ठीक है। तो अब हम डेप्थ कैसे बढ़ा सकते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देख के हमारे वहाँ से हम थिंकिंग डायमेंशंस एब्जॉर्व कर सकते हैं कि अच्छा ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसा भी, मतलब रेडीमेड हमने सोच लिया और फिर उसकी एक प्रैक्टिस कर ली, ये ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि भूल जाए, ठीक है। अ स्टूडेंट विद जीरो प्रैक्टिस ऑफ एडवांस्ड क्वेश्चन विल बी फ्रस्ट्रेटेड इनिशियली व्हेन ही गोज फॉर एडवांस्ड क्वेश्चन। ऑफकोर्स जैसे मैंने पहले बोला कि जिसको थिंकिंग डीप में सोचना नहीं आता वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन होगा, उससे हार्डली 1-2 क्वेश्चन हिलेगा, ये ठीक है, उससे फ्रस्ट्रेशन होगी, ये ठीक है। जब बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व होगा तो फ्रस्ट्रेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन से क्या होगा कि टाइम वेस्ट होगा और मॉरल डाउन होगा। उससे क्या होगा कि जो एडवांस की प्रिपरेशन है दैट इज डूम, मतलब बहुत सारे बच्चे वहीं छोड़ देते हैं कि मेरे से नहीं होने वाला। 12वीं का बच्चा है तो वो सोचेगा कि अब तो मैं ड्रॉप ही लूंगा, इस तरह की चीज़ें, ये ठीक है। एज ए स्टूडेंट इज एक्सपोज्ड टू मोर एंड मोर क्वेश्चन ही गेट्स इनटू द फ्लो एंड इट इंक्रीजेज डेप्थ ऑफ थिंकिंग विच हेल्प्स इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। मतलब ये इसलिए है कि अगर एक बार आपने सोचना चालू कर दिया डेप्थ में, थोड़े से पेशेंस होके, कि पहली बार में नहीं समझ में आया तो भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होते कि अगर मैं पढ़ूंगा तो आगे समझ में आ जाएगा। जब ये वाली कैपेबिलिटी डेवलप होने लगती है तो हमें बाकी के सारे चैप्टर में हेल्प करेगा। तो ऐसा नहीं कि पहले चैप्टर ABC में अगर मैंने जो शुरू के चैप्टर हैं उनमें अगर मैंने सोचना सीख लिया तो बाकी चैप्टरों में हेल्पफुल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मतलब जो प्रोसेस है दैट इज इंपॉर्टेंट। फॉर्मूले चेंज हो सकते हैं, थ्योरी चेंज हो सकती है, बट वो जो प्रोसेस है उसके ऊपर आपकी ग्रेस्प अच्छी आ जाएगी। नेक्स्ट इज थ्योरी कैन नॉट बी कवर्ड इन रिमेनिंग टाइम अलॉन्ग विद प्रैक्टिस ऑफ एडवांस क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला कि अभी जो बचा हुआ टाइम उसमें थ्योरी कवर नहीं कर सकते, कोई थ्योरी कवर कर रहा है तो भाई मुबारक हो, ये ठीक है, बेवकूफ़ बन जाओ जाके। वरना क्या होगा कि वो जो थ्योरी कवर हो रहा होगा दैट विल बी एट द कॉस्ट, मतलब इवन इफ हम बोलेंगे थ्योरी ब्रशअप ही हो रहा है तो भी वो किसकी कॉस्ट पे हो रहा होगा। मतलब अगर किसी को थ्योरी ब्रशअप करना है तो अपने नोट्स पढ़ लेगा, अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ लेगा, वो जाके 1.5-2 या 4 घंटे के लेक्चर देखते हैं कुछ कुछ बच्चे, वो टाइम कहाँ से जा रहा होगा, वो आपके एडवांस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस में से जा रहा होगा। फिर लास्ट में 2-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके पहुंचेंगे, कोई फायदा नहीं है। अवेलेबिलिटी और लेस टाइम इज द बिगेस्ट एनिमी। मतलब अभी जो इस स्टेज पे है उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, वो है कम टाइम अवेलेबल है। ये करने को तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, आइडियली तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, बट एवरीथिंग शुड मतलब हैज़ टू बी डन विद इन दिस टाइम पीरियड। तो इसलिए एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फिल ऑप्टिमम प्रिपरेशन इन अवेलेबल आवर्स, तो मतलब जो अवेलेबल आवर्स है उसके अंदर ऑप्टिमम प्रिपरेशन भरो,
उसके लिए हमें एफिशिएंट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। प्लानिंग इज वन थिंग, उसका एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो प्लानिंग तो चलो हमने करके दे दी कि आप ये कर लेना, बट उसके एग्जीक्यूशन तो आपको ही करना है। और जैसा मैंने बोला कि जो बच्चे अभी तक सिंसियर नहीं थे, उनकी बॉडी में बहुत लेथार्जी भरी होगी, उसको डे 1 से ही वो लेथार्जी कट करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा जैसे 6 तारीख को दे और मान लिया उसे 6 घंटे पढ़ने की आदत है, तो बोले कि आज तो बहुत हो गया, मैं 4 दिन आराम कर लेता हूँ, फिर धीरे धीरे फ्लो में आऊँगा। ऐसा नहीं, फ्लो में आना है तो 6 तारीख से पहले पहले आ जाओ, उसके बाद तो हार्ड वर्क चालू। ये ठीक है। यू शुड अंडरस्टैंड कि अगले 30-40 साल का करियर अगर इस रैंक पे डिपेंड करता है काफ़ी कुछ, तो 3 महीने तो आप ये सब छोड़ ही सकते हो, ठीक है। फॉर ए डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ब्रेन इज वेरी रिसेप्टिव, ये ठीक है, विद गुड मेमोरी होल्ड टूवर्ड्स लास्ट ऑफ द प्रिपरेशन। मतलब कोई बच्चा अगर हाईली मोटिवेटेड हो, ये ठीक है, हार्ड वर्किंग हो, सिंसियर हो, तो लास्ट टाइम पे एग्जाम के टाइम पे उसका ब्रेन इतना शार्प काम करता है, उसे चीज़ें एकदम ग्रैस्प होती हैं, ये ठीक है, मेमोरी में बहुत देर तक वो लास्ट करती है। और इसका एग्जाम्पल ये भी देख सकते हो तुम कि जो तुमने एक्चुअल मेंस का पेपर दिया होगा, वो शायद तुम्हें 10-20 साल बाद भी याद रहेगा, जो तुमसे गलत हुआ होगा, जो तुमसे सही हुआ होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होते हैं कि सुपर क्रैक कर दिया, वो आपको कई डिकेड्स तक याद रहता है, क्योंकि आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे अगर हम मान लिया 10 क्वेश्चन के सोल्यूशन देख के भी चले जाएं, तो वो चीज़ें हमें एक तो ग्रैस्प जल्दी होगा, दूसरा हमारे मेमोरी में ज़्यादा दिन तक होगा, अगर आप रियली मोटिवेटेड हो। अगर मोटिवेटेड नहीं हो तो कितना भी नाच लो कूद लो, वो घूम फिर के जीरो ही होगा। वो तो एट द लास्ट बच्चा जो होगा वो केवल एक्सक्यूज ही ढूंढ रहा होगा कि वो क्यों नहीं कर पाया, और एक्चुअल रीज़न ये होगा कि वो खुद मेहनती नहीं, वो मेहनत करना नहीं चाहते। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, वो क्या चाहते हैं कि सामने टीचर बोलता रहे, वो बस सिर पे ऐसे हाथ रख के सुनते रहे, ये ठीक है, कलम भी ना चलाएं। इतने लेथार्जिक बच्चे होते हैं। अब वो क्या है कि वो 24 घंटे जिसे बोलते हैं ना कि झूठ बोलता रहेगा, इधर उधर के बहाने बनाते रहेगा, रादर देन कि उठ के काम करे एक बार, ये ठीक है, वही नहीं होता बस उससे। तो ऑलमोस्ट ऑल नॉलेज नीडेड फॉर क्रैकिंग जेईई एडवांस 2025 लाइज इनसाइड यू, दैट वी शुड रियलाइज, ये ठीक है। जितनी भी नॉलेज है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, अगर हमने मेंस एक ठीक लेवल पे किया है तो वो सारा आपके अंदर है। बस उस नॉलेज को वन जस्ट नीड टू चैनलाइज इट एंड हैव कॉन्फिडेंस कि मेरे से एडवांस के क्वेश्चन हो जाएंगे, ये ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगी, वही चीज़ लगेंगी जो मेंस में मेरे को पढ़ रखी है मैंने, ये ठीक है। और मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है। ब्रेकिंग मोल्ड, ब्रेकिंग मेंटल मोल्ड, मतलब इस ट्रेनिंग का एक ये भी जिसे बोलते हैं एम है कि हम हमारे दिमाग से वो चीज़ हट जाए कि एडवांस के क्वेश्चन मेरे से नहीं हो सकते। जब धीरे धीरे हैंड होल्डिंग होगा, आप धीरे धीरे ट्राई करोगे, यू विल स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस। बट इन सारी चीज़ों में जो अंडरलाइनिंग फैक्टर है, वो मैं बार बार बोल दूं, वो केवल हार्डवर्क और सिंसियरिटी है। देयर इज़ नो शॉर्टकट, ये ठीक है। आपको एक बार उस ग्रिलिंग प्रोसेस के थ्रू जाना ही पड़ेगा, और कुछ भी इसका शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। 13 इज इनबॉर्न वर्सेस एक्वायर्ड स्किल्स। ये मैंने इसलिए बोला कि बहुत सारे बच्चे यू विल सी के एडवांस के क्वेश्चन वो ऐसे क्लिक करते हैं, ये ठीक है, बिल्कुल नए तरह की मैनिपुलेशन तो क्लिक हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इनबॉर्न टैलेंट, ये ठीक है। बट स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड, और बच्चा मेहनत करके उस एक्वायर्ड स्किल के थ्रू किसी भी स्टेज पे पहुंच सकता है। तो जब एनालॉजी देने के लिए जस्ट जैसे काम्बली हो गया, ये ठीक है। अब ये तो अभी तो मैं यूजली क्रिकेट फॉलो नहीं करता हूँ, बट हमारे टाइम में जब हम करते थे तो काम्बली हो गया, ये ठीक है। शायद रोहित शर्मा आज का कॉन्टेम्प्रेरी होगा, या फिर पंत होगा, इनको बोलेंगे ये टैलेंटेड लोग हैं, ये ठीक है, इनबॉर्न टैलेंट है। मतलब जिसमें काम्बली तो चलो टैलेंट वेस्ट करने का बेस्ट एग्जाम्पल हो गया, ये ठीक है। दो दिस इज नॉट पॉलिटिकली करेक्ट फॉर मी टू से, बट फिर भी कि इतना इमेंस पोटेंशियल होते हुए शायद तेंदुलकर और उसका दोनों का जो आचरेकर थे, वो दोनों में से काम्बली को हायर रेट करते थे। बट सक्सेसफुल कौन हुआ ज़्यादा? तेंदुलकर। तो जो तेंदुलकर क्यों हुआ? क्योंकि वो डेडिकेटेड था, उसे केवल फोकस्ड था, इधर उधर की चीज़ों पर उसने ध्यान नहीं दिया। काम्बली तो कान में कुंडल डाल के बाल स्टाइलिश करके डांस वांस करता रहता था, टैलेंट होते हुए भी उसको परफॉर्म नहीं कर पाया, परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाया। जबकि एक्वायर्ड टैलेंट कोहली मोस्ट वाली मैंने सुना है, मतलब मेरे को ज़्यादा तो नहीं पता है, बट सुना है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता था, कई घंटे तक खेलता था दिल्ली में, सुना है। तो शायद एक्वायर्ड है। द्रविड़ तो डेफिनेटली एक्वायर्ड है, वेरी हार्ड वर्किंग गाय। रॉबिन सिंह एक बंदा होता था, आप लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा, बट आई हैव सीन हिम वर्किंग वेरी 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 हार्ड। तो शायद टैलेंट वाइज तो वो बहुत ही कम था, बट उसने स्किल इतनी एक्वायर कर ली कि वो इंडियन टीम में खेला है। मतलब उस इंडियन टीम में खेलने का मतलब क्या कि कंपटीशन के हाईएस्ट स्टेज तक पहुंचना। तो ऐसा नहीं है कि
जो टैलेंट है वो इनबॉर्न नहीं हो सकता। अगर आप डिसिप्लिन हो, हार्ड वर्किंग हो, तो वो एक्वायर भी किया जा सकता है और किसी भी लेवल तक पहुंचा जा सकता है। एंड इनफैक्ट जो इनबॉर्न टैलेंट वाले कुछ बच्चे होते हैं वो मतलब इतने आलसी होते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने देते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनके 2000-3000 रैंक लाने का पोटेंशियल होता है, बट वो आलसी इतने हुए, निगलेक्ट इतने हुए, मतलब निगलेक्टिंग इतने हुए कि उनकी रैंक 25,000 आ रही है, 30,000 आ रही है। इस तरह के केसेस होते हैं। तो यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। असिस्टेड लर्निंग इज द की वर्ड फॉर दिस बैच। तो जैसे बाइसिकल राइडिंग होता है, जब हम बाइसिकल राइड करते हैं तो शुरू में कोई पीछे से बाइसिकल होल्ड करके चलाता है ना, तो उसका ये मतलब नहीं है कि मेरे को उसकी आदत पड़ जाएगी और ज़िंदगी भर किसी को पीछे मेरी बाइसिकल पकड़नी पड़ेगी तभी मैं चला सकता हूँ, ऐसा नहीं है। शुरू में वो असिस्ट करना पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे तुम खुद चलाने लगते हो, फिर बच्चे स्टंट भी दिखाने लगते हैं उसी बाइसिकल से। तो वो एक एक्वायर्ड स्किल है, दैट वी शुड अंडरस्टैंड। तो ऐसा नहीं कि शुरू में अगर हमने सोल्यूशन डिस्कशन कर दिया तो आप बोलो कि ये तो फिर क्वेश्चन करने का फ़ायदा क्या हो। बहुत फ़ायदा होगा ये, ठीक है। एक बार उस क्वेश्चन का वापस 2-3 दिन बाद करके तो देखो, लास्ट स्टेप तक आंसर तो लेके आओ, खुद पता लग जाएगा ये, ठीक है। या फिर वेट लिफ्टिंग में, जैसे जिम में जाते समय हो सकता है मसल में इतनी पावर ना हो, तो जब हम डंबल उठाते हैं तो जो ट्रेनर होता है वो हाथ पकड़ के असिस्ट करता है, बट धीरे धीरे हमारे मसल में इतनी पावर आ जाती है कि हम उस डंबल को उठाना चालू कर देते हैं, ये ठीक है। इसको पिक्टोरियल, मतलब ये थोड़ा फनी और ढक्कन सी पिक्चर है कि जेई मेन से अगर किसी को जेई एडवांस तक जाना है, वो डायरेक्टली जंप मारे तो शायद उसके दांत टूट जाएंगे, ये ठीक है। व्हाट एबीसी बैच इज डूइंग, बीच में एक स्टेज प्रोवाइड कर रहा है जिसमें वो 2 जंप मार के आराम से थ्रू दिस स्टेज ही कैन गेट इनटू जेई एडवांस्ड आराम से। तो दिस इज द थीम ऑफ इट। तो फिर क्वेश्चन होता है कैन आई डू इट, तो आई विल से कि इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है कि यू विल बी डूइंग इट और नॉट, डिपेंड्स ऑन यू, ये ठीक है। जैसे मैंने जिम में बच्चे शुरू में कुछ बिल्कुल मरियल से आते हैं और बाद में बहुत अच्छी बॉडी लेके जाते हैं अपने डिसिप्लिन और हार्ड वर्क से। या फिर जैसे मैराथन लर्निंग हो गया, तो आई हैव सीन कि लोग 20-20 साल तक अपनी बॉडी को अब्यूज़ कर रहे हैं, फिर जब डॉक्टर उनको बोल देता है कि अब और कुछ नहीं हो सकता, ये ठीक है, इरिवर्सिबल डिसीजेज हो जाएंगी तुम्हें। तो जब किसी को झटका लगता है, तो आई हैव सीन, मतलब पर्सनली मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि बंदा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके 2 महीने 3 महीने के अंदर वो हाफ मैराथन दौड़ा हुआ है। आई हैव सीन सच एग्जाम्पल कि पहले तो वो चलने में भी उसको मौत आती थी, बट जब उसको ये बोल दिया ना कि अगर अब नहीं किया तो फिर गई, तो जब उसको इस लेवल का हिट होता है, ये ठीक है, तो फिर बंदा अपने डिसिप्लिन, हार्डवर्क सब कुछ अपने आप आ जाता है। और 2-3 महीने, मतलब बॉडी हैव अमेजिंग कैपेबिलिटीज़ कि अगर आप सिंसियरली वर्क करो तो बहुत कुछ इस बॉडी से अचीव किया जा सकता है। इवन इफ दिखने में ये बड़ा, जैसे बोलते हैं, दुर्बल सी बॉडी हो, तो जब यहाँ पे किया जा सकता है, सेम चीज़ ब्रेन के साथ है। अगर मान लिया ब्रेन नहीं चल रहा है और आप रियली सिंसियर हो, तो अभी बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी सिचुएशन आ गई होगी कि जिनको अपनी गलती भी रियलाइज़ हो रही होगी। बहुत सारे बच्चे बैठ के शोक भी मना रहे होंगे, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया डिस्ट्रैक्शन में, ये हो गया वो हो गया। तो उसको अगर आगे ऐसे ही शोक मनाते रहोगे तो उससे पास्ट चेंज नहीं हो जाएगा, बट उससे फ्यूचर जरूर खराब हो जाएगा। तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट कि वी शुड नॉट वेस्ट इवन ए सिंगल डे, सिंगल आवर वी शुड नॉट वेस्ट, क्योंकि जिस तरह की नेगेटिविटी होती है वो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ईट अप करती है, अपनी परफॉर्मेंस को आप नीचे लेके आते हो। मतलब लुक फॉरवर्ड कि जो हो गया वो हो गया, बट मैं आगे क्या कर सकता हूँ। अगर तुमने आगे बचे हुए टाइम को अच्छा यूटिलाइज किया और एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट लेके आए, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा अमेजिंग लेवल पे होगा। दैट विल हेल्प यू इन योर इंजीनियरिंग, इन योर कैरियर एंड एवरीवेयर एल्स। फिर आपको कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे होगा एंड यू विल बी ग्रोइंग लगातार, ये ठीक है, इस कॉन्फिडेंस से। तो दिस यू शुड अंडरस्टैंड। सो इन द लास्ट, आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। किसी भी तरह का कोई भी कॉमेंट है तो वो कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आर टीम विल ट्राई टू आंसर, आई विल ट्राई टू आंसर अगर उसकी ज़रूरत है। तो I hope you will be using your remaining time in the most efficient way and you will not be wasting a single hour, a single minute, because जो भी आप टाइम वेस्ट करोगे सीधे सीधे आप अपने कैरियर में से, जैसे बोलते हैं ना कि उसको पंचर कर रहे हो, ये ठीक है, एक उसमें निडल मार रहे हो। इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखोगे, अर्जेंसी के साथ you will give your best. All the very best.